आहान से बचने के लिए पीछे होते होते मयूरी बेड पर जा गिरी थी। आहान उसके एकदम करीब आ गया था। मयूरी की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी, पर तभी आहान उसके ऊपर से हटकर साइड में हो गया और बोला, अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है, आज मैं यहीं सोऊंगा। अचानक उसके दूर होने से मयूरी रिलैक्स से ज्यादा शॉक में थी। उसके इतना करीब आने से उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। उसने बिना कुछ कहे कस के आंखें बंद की और बेड के एकदम कोने में सिमट कर सो गई। वहां बार के बाहर सुहाना तुरंत कार में जाकर बैठ गई थी। वो जैसे ही वहां से जाने लगी, विक्रांत भी उसके कार में आकर बैठ गया। ये देखकर सुहाना हैरान हो गई। उसने कहा, क्या हुआ? विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नशे में हूँ, इसलिए तुम ही मुझे ड्रॉप कर दो, फिर घर चली जाना। इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है। सुहाना ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, ये और इसके अजीब बहाने। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये मेरी बातों से डर गया है। जब तक मैं सही सलामत घर नहीं पहुंच जाती, तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद सुहाना ने कार स्टार्ट की और एक होटल के आगे रोक ली। जब उसने देखा कि होटल देख विक्रांत के चेहरे का रंग बदल गया है, तब उसने कहा, मैं अभी लीव पर हूँ, इसलिए होटल में रह रही हूँ। इसके अलावा मेरा कुछ करने का इरादा नहीं है। विक्रांत ने कहा, मैं समझता हूँ। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। जब विक्रांत ने ये देखा तो उसने सुहाना को गले लगा लिया। उसके गले लगते ही सुहाना का दिल भर आया और अब तक जो आंसू उसकी आंखों में थे, अब वो बहने लगे। दोनों एक दूसरे के बहुत देर तक गले लगे रहे। उधर सूरत की सबसे ऊंची बिल्डिंग में आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का मग था, पर उसने अब तक उसका एक घूंट भी नहीं पिया था। उसके दिमाग में हजारों सवालों का उफान था, जिसके जवाब उसे मिल नहीं पा रहे थे। जब वो इस सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। आर्यन ने लंबी सांस ली और कहा, कम इन। उसने देखा कि उसका असिस्टेंट विशाल आया है। विशाल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसने जिस काम के लिए उसे भेजा था वो हो गया। आर्यन की आंखों में चमक देखकर विशाल ने अपना सिर झुका लिया और कहा, सर, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते थे वो मैं नहीं ला पाया। ये सुनकर आर्यन मायूस हो गया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ तो पता चला होगा ना? विशाल ने कहा, नहीं सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। वो एक ऐसा राज है जिसके बारे में मुझे कोई कुछ नहीं बता पाया। सब उसके बारे में उतना ही जानते हैं जितना आप और मैं। आर्यन के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद हो गया था। वो भले ही सूरत में नया था, पर उसके कॉन्टैक्ट्स इतने थे कि अगर उसे किसी के बारे में पता लगाना होता तो वो करना बहुत आसान था। पर जब विशाल ने कहा कि उसे उस इंसान के बारे में नहीं पता चल पाया, तो वो बिल्कुल हैरान हो गया। आर्यन ने कहा, ऐसी भी क्या राज की बात है? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि मयूरी ही मेरी रोशनी है या नहीं। विशाल जानता था कि आर्यन के मन में ये एक सवाल घूम ही रहा था। उसने कहा, सर, मैंने जहाँ से भी मयूरी के बारे में पता करने की कोशिश की, सबने यही कहा कि वो उसके बारे में नहीं जानते। सबको सिर्फ इतना ही पता है कि उसने नर्सिंग का कोर्स किया था और फिर परी की देखभाल करने लग गई थी। उसके बाद मिस्टर आहान को वो बहुत काबिल लगी, इसलिए उन्होंने उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दी। इसके अलावा उसके बारे में और कोई कुछ नहीं जानता। आर्यन ने पूछा, उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया? विशाल ने कहा, नहीं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके बारे में सब कुछ जानबूझकर छुपाना चाहता हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक इंसान के बारे में कुछ पता ही ना चले। आर्यन ने जैसे ये बात सुनी, उसके दिमाग में एक ही नाम आया, आहान रायजादा। उसके अलावा कोई और ये नहीं कर सकता था। मयूरी बहुत वक्त से आहान के साथ थी और उसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी की भी आइडेंटिटी छुपा सकता था। विशाल ने आर्यन के बदलते हुए चेहरे को देखकर कहा, सर, क्या आपको किसी पर शक है? आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा आहान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। विशाल ने कहा, मुझे भी मिस्टर आहान पर ही शक है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, जाने दो, मैंने जो फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स देने के लिए कहा था वो तुम दे आए? विशाल ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें मिस मयूरी तक पहुंचा दिया है। रायजादा मेंशन में मयूरी के कमरे में अभी मीठी धूप आ रही थी। आहान और मयूरी के कमरे में सो रहे थे। मयूरी जो पूरी रात एक कोने में सोई हुई थी, अब उसने करवट ली और आहान के गले लगकर सो गई। उसके पास आने से आहान की नींद खुल गई। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर अचानक उसे उठाते हुए बोला, उठो मयूरी, ऑफिस नहीं जाना क्या? ये सुनकर मयूरी ने नींद में ही मुंह बनाया और आहान को जोर से हक कर बोली, सोने दो ना, अभी बहुत देर है। आहान ने उसी हालत में उसे उठाया और सीधे बाथरूम में ले गया और बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है।
मयूरी जानती थी कि वो आहान की बात नहीं टाल सकती। अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो आहान उस पर अपना रौब जमाता और उससे कुछ अतरंग की सजा देता। इसीलिए मयूरी ने ज्यादा आनाकानी नहीं की और चुपचाप ब्रश करने लग गई। पर आहान को इतने में चैन नहीं था। उसने मयूरी से कहा, जल्दी से नहा भी लेना वरना मुझे तुम्हारी उसमें भी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर मयूरी शर्मा गई और उसने बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उसके बाद आहान भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मयूरी नहाकर बाहर निकलने वाली थी, पर बाहर आने से पहले उसने रूम में झांक कर देखा कि आहान है या चला गया। जब वो श्योर हो गई कि आहान चला गया तो वो बाहर आ गई। जब वो तैयार हो रही थी तभी आहान भी रेडी होकर वापस उसके रूम में आया। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने मयूरी के पास आकर कहा, मुझे ये टाई पहना दो। ये सुन मयूरी पहले थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। दिन ब दिन वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लग गया था। उनके बीच जैसे अनकहा कन्फेशन हो चुका था। तभी मयूरी ने कुछ सोचा और उससे पूछा, मिस्टर रायजादा, आप इतना सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आहान जानता था कि मयूरी को जलन होने वाली है, इसलिए उसने मयूरी को और परेशान करने के लिए कहा, मयूरी, शायद तुम भूल गई हो पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। अभी जल्दी से मुझे ये टाई पहना दो। सीधे मुंह जवाब देना तो आता नहीं है इस वाइडो को। मन में कुड़ते हुए उसने जब आहान को टाई पहनाना शुरू किया तो वो अपने पंजों पर खड़ी थी। उसे देख आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसे कमर से पकड़ लिया। ऐसे इतना खड़ूस भी नहीं है। मयूरी के चेहरे पर शर्माती स्माइल आ गई। टाई पहनाने के बाद उसने उसकी गाल खींचे और भागकर वहां से चली गई। जब वो डाइनिंग एरिया में आई तो उसने देखा टेबल पर नाश्ता पहले से लगा हुआ था। उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, सब कुछ इतना जल्दी तैयार कैसे हो गया? मयूरी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आहान ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। जब आहान वहां आया तो उसने देखा कि मयूरी बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। वो मुस्कुराया और उसने कहा, आज मेरा एक बिजनेस इंटरव्यू है। सुबह से शाम तक मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थी, इसलिए ये इंटरव्यू मैंने सुबह सुबह रख लिया। मयूरी ने जब ये सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जो पहले सवाल पूछा वो था, इंटरव्यू लड़का ले रहा है या फिर लड़की? मयूरी जानती थी कि अक्सर इंटरव्यूज खूबसूरत रिपोर्टर्स ही लेती थी। उसकी आवाज में जलन साफ सुनाई दे रही थी। आहान ये बात जानता था, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, अगर लड़की आए तो। ये सुनकर मयूरी की आंखें लाल हो गई। फिर उसे लगा शायद उसने ही गलत सवाल पूछ लिया, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने पैर पटकते हुए चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगी। आज नाश्ते में उसके मनपसंद सैंडविच बने थे, पर वो उन्हें शौक से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर आहान ने कहा, क्या हुआ, सैंडविच अच्छा नहीं है क्या? मयूरी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, सैंडविच अच्छे हो या बुरे, मुझे तो खाने हैं ना। आपको तो बस राजा बाबू बनकर इंटरव्यू के लिए जाना है। आहान जानता था कि उसने आग लगा दी थी और अब वो आग में घी डालने जा रहा था। उसने कहा, क्या कहा? मैं राजा बाबू लग रहा हूँ? मतलब मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना, है ना? मयूरी को अब और गुस्सा आने लगा। वो अपने दांत पीसने लगी थी। अब वो सैंडविच भी गुस्से में खा रही थी। उसने कहा, आप अपने आप को समझते क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि आपको कितने लड़कियों से भाव चाहिए। मेरे होते हुए भी आपको दूसरी लड़कियों को देखना है। मयूरी ये सब बातें इतने गुस्से में कह रही थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। आहान ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम मुझे किसी और से मिलने के लिए या बात करने के लिए रोक सको। मयूरी ने कहा, तो का क्या मतलब हुआ? आप भी सबके जैसे ही निकले। आपको मेरी कोई कदर नहीं है। ये सुनकर आहान ने कहा, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मयूरी ने कहा, देखिए, ऐसे आप काम के नाम पर अय्याशियां नहीं कर सकते हैं। मैं बाकी लड़कियों की तरह भोली भाली नहीं हूँ। किसी गलत फहमी में रहना मत आप। मयूरी जानती थी कि उसने इतना सब बोलकर गड़बड़ कर दी थी। आहान ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। दोनों के बीच में अभी कोई रिश्ता डिफाइन नहीं हुआ था, इसलिए वो उसे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती थी। पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो आहान को किसी और लड़की के करीब जाता नहीं देख सकती थी। आहान ने कहा, मैं तो बस काम कर रहा हूँ। मयूरी अपनी चेयर से उठी और उसने आहान को भी खड़ा किया। उसके बाद उसने आहान के बाल बिखेर दिए और उसकी टाई खोलने लगी। उसने कहा, आप इतने अच्छे तो बिल्कुल नहीं लग सकते। जाइए और कपड़े बदल कर आइए। कुछ गंदा पहनना जिसमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। वो पिंक टी शर्ट है ना, हाँ वो पहन लेना। ये सुनकर आहान ने कहा, मयूरी कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं एक बिजनेस इंटरव्यू में पिंक टी शर्ट कैसे पहन सकता हूँ? मन ही मन आहान को बड़ा मजा आ रहा था। आज तक वो जल रहा था, पर अब मयूरी को जलता देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मयूरी ने कहा, जैसे आपने ये सूट पहना है वैसे ही आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं। जाइए ना। वो बच्चों की तरह पैर पीटने लगी और किसी भी तरह आहान से ये बात मनवाना चाहती थी।
मयूरी का बचपना देखकर आहान ने उसे रोका और कहा, और अगर मैं कहूँ कि इंटरव्यू लेने वाला लड़का है तो? जैसे ही मयूरी ने ये सुना, उसने कहा, लड़का है तो क्या? बोलते बोलते मयूरी रुक गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने इस बात पर ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। उसने फिर से आहान के बाल और टाई सही करते हुए कहा, वैसे बिजनेस इंटरव्यू ही तो है, आप जो मर्जी पहन सकते हैं, इंटरव्यू में भी तो अच्छा लगना जरूरी है। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब तुम्हें अपनी गलती पर शर्म आ रही है? मयूरी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा आप जाओ ना, आपको लेट नहीं हो रहा क्या? हाँ मैं चलता हूँ। ये बोलते ही आहान ने उसे हक किया और वहां से चला गया। उसकी जाने से पहले हक करने से मयूरी शर्मा गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने टाइम देखा। उसने देखा उसके पास कुछ वक्त था, इसलिए वो एक बुक पढ़ने बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। वो ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कैब से जाने का फैसला किया। सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से रास्ते में उसे नींद आने लग गई। वो कुछ देर आंखें बंद करके सो गई। जब उसकी आंख खुली और उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये ऑफिस का रास्ता नहीं है। वो तुरंत सीधी हो गई और उसने ड्राइवर से कहा, भैया मुझे लगता है कि आप मुझे गलत रास्ते पर ले आए हैं। ड्राइवर ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मयूरी बहुत घबरा गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। वो किसी ऐसी जगह पर थी जहां नेटवर्क नहीं था और उस ड्राइवर ने कार में ही सिग्नल जैमर्स लगा रखे थे। मयूरी बहुत पैनिक करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आसपास की जगह बहुत सुनसान नजर आ रही थी, जिसे देख मयूरी को बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और उससे क्या चाहता है। कहीं वो उसे किडनैप करने तो नहीं आया है, या फिर उसे लूटपाट करनी थी, या फिर उसका कोई और ही इरादा था। ये सारे ख्याल आते ही मयूरी और ज्यादा घबरा गई। फिर उसने हिम्मत कर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्या वो ड्राइवर मयूरी के सवाल का जवाब देगा? क्या मयूरी यहाँ से सेफ बच पाएगी? वो आदमी कौन था और क्या? कैब ड्राइवर मयूरी को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले आया था। जब मयूरी ने उससे सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मयूरी ने एक बार फिर कहा, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। वो कार का दरवाजा खोलना चाहती थी, पर कार बहुत स्पीड से चल रही थी, इसलिए उसे ये बेवकूफी लगी। उसने तुरंत कुछ सोचा और उस ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया। वो उसका चेहरा देखना चाहती थी, पर उसने मास्क पहना हुआ था। उसने कुछ भी करने से पहले अपने आसपास देखा। उसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ नजर आया, इसलिए उसने भगवान का नाम लिया और किसी तरह स्ट्रगल करते हुए स्टीयरिंग व्हील उस पेड़ की तरफ घुमा दिया। ड्राइवर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर एक लड़की होने के बावजूद मयूरी की पकड़ काफी स्ट्रांग थी। स्टीयरिंग व्हील घुमाने की वजह से कार सीधा पेड़ से जा टकरा गई। मयूरी इसके लिए तैयार थी, इसलिए उसने पहले ही अपना बैलेंस बनाया हुआ था। उधर उस ड्राइवर को अचानक से झटका लगने की वजह से उसका सिर चकराने लगा। मयूरी का सिर भी चकरा रहा था, पर वो अभी तक होश में थी। उसने सबसे पहले कार का दरवाजा खोला और वहां से भागने लगी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। उसने देखा कि 3-4 लोग जो शायद उस ड्राइवर के साथ थे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मयूरी बहुत घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके आसपास सुनसान रास्ता था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने मन में भगवान को याद किया, हे कान्हा जी, प्लीज मुझे बचा लेना। मयूरी वहां से भागना चाहती थी, पर तभी एक आदमी चिल्लाया, तुम कितने भी कोशिश कर लो, हमसे बचकर नहीं जा पाओगी। मयूरी रुक गई। उसने कहा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहती हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तभी एक आदमी ने कहा, हमें यहाँ जिसने भी भेजा है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो काम बोला गया है हम वो करके रहेंगे। ये सुन मयूरी ने कहा, देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये सब करने के लिए जिसने भी कहा है मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस वक्त मयूरी अपने आसपास देख रही थी। वो उस जगह से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना था। वो उन लोगों को बातों में फंसाकर उस जगह को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों ने भी मयूरी को अभी ही देखा था। सबके मन में उसे देखकर गंदे ख्याल आ रहे थे। उनके दिमाग में चल रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की को वो बिना पैसों के भी किडनैप कर लेते और फिर उसका अच्छे से फायदा उठाते। जब मयूरी ने देखा कि ज्यादा पैसे सुनकर उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी है, तो उसने कहा, तुम मुझे बस कीमत बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जब ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो क्या करना चाह रही है, तो उसने कहा, हमें बातों में फंसने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारी बात मान लो, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस वक्त सब लोग मयूरी को अपनी गंदी नजर से घूर रहे थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की को उन्हें किडनैप करना था वो इतनी सुंदर होगी। अब सबकी नीयत खराब हो रही थी और वो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे।
भले ही उन्हें मयूरी को किडनैप करने के लिए पैसे मिले थे, पर अब उनके लिए मयूरी का फायदा उठाना ज्यादा जरूरी हो गया था। मयूरी को भी एहसास हो गया था कि उसके लिए यहाँ से बचने का बस अब एक ही तरीका है, और वो था वहाँ से भाग जाना। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगी, एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसने उस आदमी को बहुत जोर से लात मारी और अपने आप को उससे काफी दूर कर लिया। ये सब उसने बहुत जल्दी में किया, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ पर क्या हुआ। मयूरी ने किसी तरह अपना होश संभाला और एक बार फिर वहाँ से भागने लगी। तभी एक आदमी चिल्लाया, देखता हूँ तो कैसे बचकर निकल पाती है। कैसे बचकर निकल पाती है? ये लाइन मयूरी के दिमाग में घूमने लगी और तभी उसका सिर चकराना शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने अलग अलग से सीन आ रहे थे जिसे मयूरी समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं फंस गई है और अब उसके लिए निकलना नामुमकिन है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी पर बचा नहीं पा रही थी। इन सब की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगा और फिर वहीं वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। मयूरी जोर से चिल्लाई, आग, मुझे बचाओ। मयूरी लगातार कुछ चिल्ला रही थी। उन लोगों को लगा कि उसे पकड़ने का ये अच्छा मौका है, पर वो लोग जैसे ही मयूरी के पास आए, मयूरी के आगे एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। वो लोग मयूरी पर चाकू से अटैक करने ही वाले थे, पर उस आदमी के आगे आ जाने से वो चाकू उसे लग गया और उसके बाजू से खून निकलने लग गया। उसने गुस्से में उन सबसे कहा, इसे परेशान करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी को वहां देखकर वो लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की होगी, पर वो नहीं जानते थे कि इसे बचाने इतना बड़ा आदमी आ जाएगा। तब तक मयूरी भी थोड़ा होश में आ गई। उसने जब नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने आर्यन रायचंद खड़ा था। उसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे बचाने के लिए आने वाला था। उसे वहां देखकर उसके मुंह से निकला, मिस्टर आर्यन रायचंद। आर्यन ने मयूरी को देखा और उसे उठाते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे देखने दीजिए। आर्यन के चेहरे पर उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अगर इस वक्त उन्हें कोई भी देखता तो उसे ऐसा ही लगता जैसे वो दोनों एक कपल हों। मयूरी को आर्यन की बातें सुनाई नहीं दी, बल्कि उसे तो उसकी बाजू से बहता खून नजर आ रहा था। मयूरी को इस तरह खोया हुआ देखकर आर्यन ने कहा, मिस मयूरी चलिए यहाँ से, यहाँ रहना सेफ नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगे। वो किडनैपर्स जैसे ही उनके पीछे भागने लगे, उन्हें पुलिस की वैन का सायरन सुनाई देने लगा। आर्यन ने यहाँ आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो लोग भी टाइम पर आ गए थे और पुलिस उन किडनैपर्स को पकड़ कर ले गई। मयूरी जिस तरह से आर्यन की घाव को देख रही थी, आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी रोशनी थी। आर्यन ने रोशनी को सेल्फ डिफेंस सिखाया और उसे इतना मजबूत कर दिया था ताकि वो किसी भी हालत में कभी घबराए नहीं। आर्यन के मन में यही चल रहा था कि वही उसकी रोशनी है, पर मयूरी का तो ध्यान सिर्फ आर्यन की बाजू पर था। उसने उसे देखते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, घाव गहरा हो सकता है, पहले हम हॉस्पिटल चलेंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। आर्यन ने उससे पूछा, ये बहुत मामूली सी चोट है, पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर कैसे फंस गई? मयूरी के दिमाग में फिर वही तस्वीरें चलने लगी, पर उसे उन तस्वीरों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। सब धुंधला और उलझा हुआ था। उसने कहा, पता नहीं, मैं तो ऑफिस जा रही थी पर रास्ते में मेरी आंख लग गई और ड्राइवर मुझे यहाँ पर ले आया। मयूरी उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानती थी। उसे तो ये तक पता नहीं था कि वो लोग उसके साथ क्या करना चाहते थे और उसने उन लोगों का या किसी और का क्या बिगाड़ा था। आर्यन इस बात पर कुछ नहीं कह पा रहा था। मयूरी भी उसके घाव को देख रही थी। उसने कहा, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं और आपकी ड्रेसिंग करवा लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आर्यन ने जब मयूरी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। ये देखकर आर्यन रोशनी को और ज्यादा मिस करने लगा और उसने मयूरी को मना नहीं किया। उसके बाद दोनों उसी हॉस्पिटल में गए जहाँ पर मयूरी पहली बार आहान से मिली थी। वो यहाँ पर सुजल से मिलने अक्सर आया करती थी। जब दोनों इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तब नर्स आर्यन की ड्रेसिंग कर रही थी और मयूरी उसके पास खड़ी थी। वो बार बार नर्स को आराम से ड्रेसिंग करने के लिए कह रही थी। ध्यान से, घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? देखो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से पट्टी करना और अच्छा ये होगा कि आप कॉटन का ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे खून ज्यादा नहीं आएगा। वैसे स्टिचेस जितना घाव ज्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। मयूरी खुद एक नर्स थी, इसलिए वो ये सब अच्छे से समझती थी। वो लगातार दूसरी नर्स को गाइड कर रही थी और वो नर्स और आर्यन दोनों ही उसे देख रहे थे। ड्रेसिंग के बाद नर्स ने कहा, आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा, बाकी आपको ठीक तो आपकी पत्नी का प्यार ही कर देगा। मयूरी ने जैसे ये सुना उसने कहा, मैं इनकी पत्नी
पर मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले नर्स वहां से चली गई। उसने आर्यन की तरफ देखा जो इस वक्त अपने हाथ को देख रहा था। मयूरी को लगा कि शायद उसने नर्स की बात को सुना नहीं था, फिर ये उसके लिए ज्यादा जरूरी बात नहीं थी। मयूरी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने आर्यन को देखा और कहा, चलिए हम मेडिसिन ले लेते हैं। इसके बाद दोनों एक मेडिकल स्टोर पर चले गए। इस वक्त मयूरी आर्यन की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि सब लोग उन्हें ही घूर रहे थे, इसलिए उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और मेडिसिन लेते ही उसे बाहर ले आई। उसने कहा, सब हमें घूर रहे थे इसलिए। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। आर्यन के हाथ से काफी खून बह गया था, इसलिए उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। मयूरी को इस बात का जैसे ही एहसास हुआ, उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, आपका काफी खून बह गया है, पास में ये कैफे है, हम वहाँ चलते हैं। दोनों कैफे की तरफ जा रहे थे और मयूरी ने आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी आर्यन के मन में ख्याल आया, काश यही मेरी रोशनी होती। दोनों जब टेबल पर बैठे कॉफी पी रहे थे, तब आर्यन फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। उसने मयूरी से पूछा, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान पा रही हो? यह सुनकर मयूरी हड़बड़ा गई और उसने पूछा, क्या? आर्यन को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं। मयूरी ने भी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, वैसे आप उस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर आर्यन ने कहा, मैं वहां एक प्लॉट देखने आया था। मयूरी ने कहा, अच्छा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आर्यन ने कहा, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाता। आर्यन वहां पर प्लॉट देखने आया था, ये बात झूठ थी। वो तो मयूरी का पीछा कर रहा था और जब उसे लगा कि मयूरी गलत रास्ते पर जा रही है, तब वो परेशान हो गया। उसने मयूरी को कॉल भी किया, पर फोन नेटवर्क एरिया के बाहर था, इसलिए उसे मयूरी को बचाने के लिए सामने आना पड़ा और पुलिस की मदद लेनी पड़ी। आर्यन ने कुछ सोचा और कहा, वैसे अगर सच में आप मेरा एहसान चुकाना चाहती हैं तो क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगी? मयूरी ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, अगर मेरे पास जवाब हुआ है तो मैं जरूर जवाब दूंगी। बोलते बोलते मयूरी के चेहरे पर पसीना आ गया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन है। मयूरी ने तुरंत जवाब दिया, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। आर्यन ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह ये बात बोल देगी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी कोई फैमिली ना हो? एक पॉज के बाद मयूरी ने कहा, पहले मैं अकेली थी, पर अब एक छोटी बच्ची और उसकी डैडी के साथ रहती हूँ। उस बच्ची का नाम परी है, वो बहुत प्यारी है, वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। ये बात बोलते हुए और आहान के बारे में सोचते ही मयूरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये देखकर आर्यन मायूस हो गया और उसने ये मायूसी अपने चेहरे पर आने नहीं दी और कहा, लगता है आप उस बच्ची से बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद आर्यन ने पूछा, क्या आप सूरत से ही हैं? क्या आप कभी सूरत से बाहर गई हैं? मयूरी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए आर्यन ने सोचा कि शायद मयूरी इस शहर में नहीं आई होगी। वहीं मयूरी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, पर आर्यन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। उसने कहा, एक्चुअली ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे। मयूरी अपनी बात बोलने ही वाली थी कि इतने में उसे दरवाजे से कोई आता हुआ नजर आया। वो आहान था और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मयूरी ने ही उसे मैसेज करके सब कुछ बताया था। मयूरी उसे देख अचानक चुप हो गई। जब आर्यन ने उसकी नजरों का पीछा कर दरवाजे की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वो जान गया था कि अब वो मयूरी से कोई और सवाल नहीं कर सकेगा। आहान के आने से क्या होगा? क्या आहान, आर्यन और मयूरी? आहान को वहां देखकर आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया था। वो जानता था कि उसके वहां आने के बाद मयूरी से और कोई सवाल नहीं कर पाएगा और उसके सामने ये बात बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि मयूरी ही रोशनी है या नहीं। आहान को अपनी तरफ आता देख मयूरी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत खड़ी हो गई। आहान ने बिना कुछ सोचे मयूरी को गले से लगा लिया। इसके बाद उसने मयूरी को ऊपर से नीचे तक देखा और जब उसे तसल्ली हो गई कि मयूरी ठीक है, तब उसने उसे एक बार फिर से गले लगा लिया। मयूरी को आहान का अचानक से गले लगाना थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो भी समझ गई कि आहान को उसकी बहुत फिक्र थी। उसने धीरे से कहा, सब देख रहे हैं। ये सुनकर आहान भी उससे दूर हो गया। वो भी नहीं चाहता था कि कोई कुछ गलत समझे। मयूरी ने कहा, मिस्टर रायजादा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आहान के ये कहने पर मयूरी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको सिर्फ अपना अपडेट देने के लिए मैसेज किया था, आपको यहाँ बुलाने के लिए नहीं। आहान ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप कॉल कर रहे थे? ये बोलते हुए मयूरी ने अपने बैग से फोन निकाल कर देखा तो उसका फोन साइलेंट हो गया था।
उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, देखिए ना, मेरा फोन साइलेंट पर चला गया था। कोई बात नहीं। उसे इतना बोल वो आर्यन की तरफ देखने लगा। उसे आर्यन को घूरता देख मयूरी ने कहा, दरअसल मिस्टर आर्यन ने ही मेरी जान बचाई थी। वो वहाँ पर सही टाइम पर पहुंच गए थे। उन्हें मेरी वजह से चोट आ गई थी और ड्रेसिंग की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं तुरंत हॉस्पिटल आ गई। यह सुनकर आहान का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके होते हुए किसी और ने मयूरी की जान बचाई। वो भले ही मायूस था, पर उसने अपने चेहरे पर यह आने नहीं दिया और कहा, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मयूरी के साथ क्या हो जाता। आर्यन मुस्कुराया और उसने कहा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। इतने में मयूरी ने कहा, मिस्टर आर्यन, मैं अभी आपको परी के बारे में बता रही थी ना। मिस्टर आयजादे ही परी के डैडी हैं। मैं अभी इनके घर में रहती हूँ, साथ ही मैं इनकी कंपनी में भी काम करती हूँ। ये बात सुनकर आहान की सारी मायूसी दूर हो गई। उसे अच्छा लग रहा था ये जानकर कि मयूरी ने खुद आर्यन को बताया कि वो उसके साथ रहती है। चाहे उसके वहां रहने का रीजन परी थी, पर फिर भी वो खुश था कि आर्यन ये बात जानता था। आहान मुस्कुराया और उसने अपने राइवल आर्यन से कहा, आपने मयूरी की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी उसे चुकाने का मौका मिला तो मैं जरूर चुकाऊंगा। इतना कहने के बाद आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, आपको ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है, इसमें एहसान जैसा कुछ नहीं है। फिर उसने भी हाथ आगे बढ़ाकर आहान से हाथ मिला लिया। दोनों काफी देर तक हाथ मिलाए खड़े थे। दोनों का आरा बहुत पावरफुल था और दोनों की शान भी एक लेवल पर थी। दोनों एकदम टक्कर के लग रहे थे। मयूरी काफी देर तक उन दोनों को ही देखते रही। उनके मन में क्या चल रहा था वो ये समझ नहीं पा रही थी। उसने मन में सोचा, ये कब तक ऐसे ही हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे? मयूरी ने जैसे ही मन में ये बात सोची, उन दोनों ने हाथ छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मयूरी का मन पढ़ सकते थे। अब आर्यन वहां से जाना चाहता था। उसने कहा, अब मैं चलता हूँ। जब वो वहां से जाने लगा तो मयूरी उसे आवाज देकर रोक रही थी। मिस्टर आर्यन, रुकिए। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद वो चाहती है कि वो वहां से ना जाए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो मयूरी उसके पास ही आ रही थी। उसने कहा, आप अपनी मेडिसिन तो ले जाना भूल ही गए। आपके लिए दवाई लेना बहुत जरूरी है, साथ ही आपको अपना ख्याल भी रखना है। ड्रेसिंग पर बिल्कुल पानी नहीं लगाना चाहिए और आपको कोई भी स्ट्रेंथ का काम नहीं करना है। आपके पास मेरा नंबर तो है ही, आपको कभी जरूरत हो तो। मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ पर आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। मयूरी ने उससे टोकते हुए कहा, नहीं, मैं तो कह रही थी कि। आहान ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, तुम जो भी कह रही थी अब उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन बच्चे नहीं है, इसलिए वो सब समझते हैं। वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आर्यन समझ गया था कि आहान मयूरी को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, आप फिक्र मत करिए। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। अब मयूरी और आहान उस कैफे में अकेले थे। जब मयूरी ने आहान की तरफ देखा वो समझ गई कि उसका आर्यन से इस तरह बात करना उसे पसंद नहीं आया था। उसने बात संभालने के लिए कहा, आज बहुत वक्त बाद मुझे मेरे नर्सिंग के दिन याद आ गए। आहान जानता था कि मयूरी ने ये बात क्यों बोली थी, इसलिए उसने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। मयूरी जानती थी कि जब ये बात आहान बोलता था तब वो ज्यादा नाराज होता था। उसे उसके नाराज होने से बहुत डर लगता था। वो जानती थी कि आहान को मनाना बहुत मुश्किल था। मयूरी को सोच पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतना कहकर आहान ने मयूरी के हाथ पर हाथ रख लिया। दोनों का दिल भर आया था और दोनों को ही घबराहट भी हो रही थी। आहान ने पूछा, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया? क्या तुम्हारे किसी के साथ कोई दुश्मनी है? उसने मयूरी को खुद से दूर करते हुए पूछा। मयूरी ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है तो शायद अब उन्होंने सब कुछ उन्हें बता दिया हो। आहान ने बिल भरते हुए कहा, हाँ हो सकता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। आहान का लॉयर भी वहां पर मौजूद था। जैसे ही उसने आहान को देखा उसने कहा, हेलो मिस्टर रायजादा। आहान ने उससे कहा, कुछ पता चला? लॉयर ने कहा, हाँ अभी उन लोगों के साथ ही इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। किसी ने उन्हें ये करने के लिए पैसे दिए थे। जिसने उन्हें पैसे दिए थे उन्होंने कभी उससे देखा नहीं था, बस फोन पर ही बात होती थी। ये सारा काम किसी ऐसे का है जिसे मयूरी से नफरत है बहुत। एक पॉज के बाद लॉयर ने फिर से कहा, इन्हें आधा पेमेंट एडवांस में हुआ था और बाकी आधा बाद में होने वाला था। उस इंसान ने इन्हें मयूरी की फोटो और उनके पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में बताया था। जो भी था मयूरी पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। आहान ने पूछा, बाकी का पेमेंट कैसे होने वाला था? ये सवाल सुन एक पल के लिए लॉयर चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया।
उसने घबराते हुए कहा। बाकी का पेमेंट एक वीडियो देखने के बाद होने वाला था। उसका ये जवाब सुन आहान को समझ नहीं पाया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, वीडियो? कैसा वीडियो? तब लॉयर ने कहा, वो दरअसल उस इंसान ने इन लोगों को मिस मयूरी का रेप करने के लिए कहा था। ये बात सुनते ही आहान की आंखें लाल हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई उसके सामने आ जाता तो वो उसका खून कर देता। उसने तुरंत लॉयर का कॉलर पकड़ लिया। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था कि इतने में मयूरी बीच में आ गई और उसने कहा, मिस्टर रायजादा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें इनकी क्या गलती है? छोड़ो इन्हें। बहुत मुश्किल से मयूरी उन दोनों के बीच में आई थी। तभी उन्होंने देखा कि वो किडनैपर्स बाहर लाए जा रहे थे। उन्हें देखकर आहान का पारा और चढ़ गया और वो उनकी तरफ स्पीड में भागा। जब उन्होंने आहान को ऐसे अपनी तरफ आते देखा तो वो भी हक्के बक्के रह गए। वो नहीं जानते थे कि जिस लड़की का रेप करने के लिए उन्हें पैसे मिले थे वो आहान रायजादा को जानती थी। आहान ने उन लोगों में से एक जो सबसे आगे था उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे एक के बाद एक चांटा मारने लगा। आहान के थप्पड़ से वो बिल्कुल सक पका गए थे। आहान में इतनी ताकत थी कि उसका एक थप्पड़ पड़ने से सामने वाले की हालत खराब हो जाती थी। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। वो किसी भी तरह बस वहां से भागना चाहते थे। आहान उन लोगों को जाने नहीं देना चाहता था, पर वहां जो पुलिस कांस्टेबल्स थे उन्होंने आहान को रोक रखा था। आहान चिल्लाया, आज के बाद मयूरी तो क्या, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मयूरी भागते हुए आहान के पास आई और उसने कहा, मिस्टर रायजादा, जाने दीजिए, प्लीज शांत हो जाइए, आपको मेरी कसम। ये सुनते ही आहान वहां रुक गया। न जाने क्या सोचकर मयूरी ने उसे अपनी कसम दे दी थी। उसने खुद को शांत किया और इंस्पेक्टर से कहा, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। मयूरी ने भी अब आहान का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने कहा, उन लोगों को तो बस काम करने के लिए पैसे मिले थे, इसके पीछे किसका हाथ है ये जानना जरूरी है और इसका पता पुलिस लगा ही पाएगी। उसी वक्त गोयनका विला के कमरे में नियति आतंक मचा रही थी। वो चीजें फेंक रही थी और चिल्ला रही थी, निकम्मे कहीं के, एक लड़की को नहीं संभाल पाए, कथे कहीं के। मैंने इतने पैसे लगाए पर फिर भी मेरा एक काम नहीं किया इन्होंने। कल्पना तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी और अब ये भी। नियति चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ उर्मिला मटकते हुए आई। वो जब भी नियति के कमरे में आती थी उसका कमरा देखकर उसे बहुत जलन होती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके बेटे को कुछ नहीं मिलता जबकि नियति के पास इतना सब कुछ है। जब नियति ने उसे देखा तो उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है? मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर उर्मिला ने कहा, ये तुम्हारे डैड का घर है और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ सकती हूँ और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे रोक सके। नियति ने भी गुस्से में कहा, इस घर की मालकिन सिर्फ मेरी मॉम थी, अपने आप को उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इस पर उर्मिला भी भड़कते हुए कहने लगी, तुम्हारी माँ ने इस घर को दिया ही क्या है? मैंने कम से कम एक बेटा तो दिया है जो किसी काम का नहीं है। ये सुन उर्मिला गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो। कोई काम तुमसे ढंग से होता नहीं, पर फिर भी पता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। आहान रायजादा को तो तुम संभाल नहीं पाई, और अब एक काम करो, कपाड़िया परिवार के बेटे विराज को अपने जाल में फंसा लो। दोनों परिवार में कोई मुकाबला नहीं था। कपाड़िया फैमिली की गोयनका फैमिली के सामने कोई पहुंच नहीं थी। विराज भी बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा था जिसे जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया गया था। वहीं नियति अपने पापा की प्रिंसेस थी। उसने गुस्से में कहा, अपने दिमाग के घोड़े चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, पर जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। उर्मिला ने भी गुस्से में कहा, देखो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। अब अच्छा यही होगा कि तुम कुछ ढंग का कर लो, वरना अब तुम सूरत में नहीं रह सकती। इतना कहने के बाद उर्मिला पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहाँ आहान ने मयूरी के लिए बॉडीगार्ड हायर कर लिए थे और मयूरी उसी का अपडेट सुशील को दे रही थी। तभी अचानक आहान ने उससे पूछा, क्या कर रही हो, किसे मैसेज भेज रही हो? मयूरी ने जल्दी अपना फोन बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इतना कहने के बाद उसने वापस अपना फोन आगे किया और आहान के इंटरव्यू की न्यूज देखने लगी। उसने देखा आहान का इंटरव्यू कोई लड़की ले रही थी, पर वो उसे ठीक से देख पाते उससे पहले ही आहान ने फोन छीन लिया। ये देखकर मयूरी को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुंह फुलाकर आहान से दूर खिसक कर बैठ गई। आहान को समझ आ गया था कि उसने मयूरी को नाराज कर दिया था। वो किसी तरह मयूरी को मनाना चाहता था। उसने प्यार से उसे आवाज लगाई, मयूरी, पर मयूरी कुछ सुनना नहीं चाहती थी। आहान ने भी हाथ नहीं मानी और लगातार मयूरी को पुचकारता रहा और मयूरी उसे लगातार नाराज ही रही। तभी अचानक से मयूरी के सामने फिर से कुछ तस्वीरें आने लगी और उसका सिर चकराने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। ये देखकर आहान ने तुरंत उसे संभाला और पूछा, मयूरी क्या हुआ, क्या बात है? मयूरी ने सिर पकड़ते हुए ही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना अतीत याद आ रहा है।
क्या मयूरी का अतीत आहान और उसके बीच सब कुछ बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मयूरी आहान से गुस्सा थी क्योंकि उसने एक फीमेल एम्प्लॉय को अपना इंटरव्यू दिया था, जबकि उसने मयूरी को बताया था कि इंटरव्यूअर एक आदमी है। आहान उसे मना रहा था, पर तभी मयूरी के दिमाग में धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगी, जिससे उसका सिर चकराने लगा। आहान ने उसे संभाला और उसके बारे में पूछा। मयूरी ने कहा, मिस्टर रायजादा, मुझे लगता है कि मुझे मेरे अतीत की बातें कुछ धीरे धीरे याद आने लगी है। उसकी बात सुन आहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या क्या कहा तुमने अभी? कुछ देर चुप रहने के बाद मयूरी ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। जब मैं उन किडनैपर गुंडों को पीट रही थी, तब मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब सी धुंधली तस्वीरें आने लगी थी। हालांकि मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ ये सब पहले भी हो चुका है। इतना कहकर उसने आहान को हक कर लिया और याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसे बड़ी बड़ी आग की लपटों के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा था। वो जितना ज्यादा सोचने की और अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अपने सर में दर्द होने लगा था। वो इस वक्त काफी डरी हुई लग रही थी। आहान ने जब मयूरी को ऐसे देखा तो उसे रिलैक्स करते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं मयूरी, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम उन बातों को भूल जाओ, वो वैसे भी पुरानी बातें हैं। फिर उसने मयूरी का सिर सहलाते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें किसी बात का शौक लगा हो, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे को संभाल रहा हो। तभी ड्राइवर ने रायजादा मेंशन के आगे गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही मयूरी को होश आया और उसने गुस्से में आहान को धक्का देकर कहा, ऐसा मत सोचिएगा मिस्टर रायजादा कि मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी और ये बात भूल जाऊंगी कि आपने मुझे उस फीमेल रिपोर्टर को इंटरव्यू देने वाली बात के लिए झूठ कहा था। इतना बोलकर वो गाड़ी से उतर अंदर आ गई। उसे इस तरह देखकर आहान अपने मन में सोचने लगा, अभी यहाँ पर जो प्यारी सी मयूरी थी वो अचानक ड्रामा क्वीन कैसे बन गई? उसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने कहा, वो एक सब्स्टिट्यूट रिपोर्टर थी, क्योंकि मेल रिपोर्टर वहां नहीं आ पाया था, इसलिए उसकी जगह वो वहां आई थी। इसके बारे में मुझे भी पहले कोई आइडिया नहीं था, पर मयूरी को मन ही मन अब यही लग रहा था कि आहान अभी भी उससे झूठ ही बोल रहा है। आहान ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो अब भी गुस्से में लग रही थी। ये देख उसने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे लगाए और काउच पर जाकर बैठ गया। फिर उसने कहा, वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो हम इसे कह सकते हैं कि गुंडों से घिरी एक जवान लड़की को एक हीरो ने बचाया। फिर वो दोनों साथ में कॉफी पीने गए। इतना नहीं, जाते वक्त हीरो उस लड़की को इतने प्यार से देख रहा था जैसे वो अपने साथ ही ले जाना चाहता हो। आहान भी मयूरी को बराबर ताने दिए जा रहा था। उसकी बात सुन मयूरी ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और स्माइल करते हुए कहने लगी, जो हुआ सो हुआ, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो मुझे ऐसी खूबसूरत प्रिंसेस को किसी रिपोर्टर की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको तो बहुत सी लड़कियां चाहती हैं, मैं हर किसी से तो नहीं चल सकती ना। ये कहते कहते मयूरी रुक गई। फिर आहान भी उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगा, पर आहान के मन में अब भी यही बात चल रही थी। मयूरी जब भी किसी और लड़के के साथ होती है या कोई और उससे बात भी करता है तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आने लगता है। न जाने क्यों पर मुझे उससे जलन होने लगती है। तभी उसे कुछ याद आया और उसने नौकर को इशारे में कुछ कहा। अगले ही पल नौकर एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया और उसने मयूरी को दे दिया। मयूरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आहान के कहने पर वो गिफ्ट बॉक्स खोल लिया। पर तभी उसने देखा कि उसमें एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का गाउन था। मयूरी ने हैरान होकर आहान की तरफ देखा, मानो वो पूछना चाह रही हो कि क्या वो गाउन उसके लिए है। पर अब सवाल ये था कि ये बिना किसी रीजन के वो उसके लिए इतना खूबसूरत गाउन क्यों लाया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आहान उसके करीब आते हुए कहने लगा, कल रात को एक चैरिटी ऑक्शन है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। वहीं मयूरी अपने मन में सोचने लगी, लगता है अब इस वायरल का मूड ठीक हो गया है और ये वो बात भूल चुका है कि मैं आर्यन राजन के साथ उस कैफे में कॉफी पीने गई थी। पर अगले ही पल आहान ने उससे कहा, ये तो थी काम की बात जो पूरी हो गई। अब अगर तुम चाहो तो मुझे मना सकती हो। उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मन में कहा, पर मैं अभी तक इसे मना तो रही थी, गधेड़ो वायड़ो को समझ नहीं आता इसे। आहान ने जब उसकी ओर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने अपनी भौहें ऊंची की और कहा, तुम सच में बहुत भोली हो मयूरी। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से उसे देखती रहेगी। अगले दिन ग्रैंड चैरिटी का ऑक्शन इवेंट शहरों के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग में होने वाला था। वहां आने वाले सभी लोग बिजनेस इंडस्ट्री के सभी नामी लोग थे। उनके अलावा इस इवेंट में बड़े बड़े घरानों की लड़कियां भी आने वाली थी। वहां चारों तरफ बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। तभी वहां एक ब्लैक लग्जूरियस कार आकर रुकी।
कार से ब्लैक सूट पहने आहान रायजादा बाहर आया। तभी उसने एक जेंटलमैन की तरह मयूरी के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। मयूरी आज ब्लैक गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। घड़ी देख आहान ने मयूरी से कहा, हम यहाँ कुछ जल्दी आ गए हैं, इसलिए हम पहले लॉन्ज की तरफ चलते हैं। उसकी बात सुन मयूरी उसे अजीब तरीके से देखने लगी। तभी आहान ने स्माइल करते हुए उसे छेड़ते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा नहीं करूंगा कुछ। उसकी बात सुन मयूरी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। इसके बाद आहान मयूरी का हाथ पकड़कर उसे लॉन्ज की तरफ ले गया। अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स लेकर रिया उनके पीछे ही आ रही थी। वहां पहुंचकर रिया ने उसे गिफ्ट बॉक्स दे दिया और फिर वहां से चली गई। गिफ्ट बॉक्स देखकर मयूरी ने कहा, ये क्या है मिस्टर रायजादा? वो एक ब्लैक कलर का वेलवेट बॉक्स था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ज्वेलरी बॉक्स हो। तभी आहान ने उसे खोला। उसमें बेशकीमती डायमंड्स का चमकता नेकलेस था। अगले ही पल आहान ने मयूरी के बालों को एक तरफ करते हुए उसे वो डायमंड नेकलेस पहना दिया। इसके बाद वो मयूरी को अपनी तरफ घुमाकर उसे देखने लगा। मयूरी पहले से ही उस ब्लैक गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर ऊपर से ये डायमंड नेकलेस पहनने के बाद तो उसकी खूबसूरती पर जैसे 4 चांद लग गए थे। आहान को उसके साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, पर उसमें इतनी सारी खूबियां थी जो उसे हैरान ही कर देती थी। उसकी नजरें मयूरी पर जैसे ही रुक सी गई थी और वो उसकी खूबसूरती में सब कुछ भूलकर कहीं खो सा गया था। तभी मयूरी ने उससे कहा, मिस्टर रायजादा, मिस्टर रायजादा। आहान जिस तरह मयूरी को देख रहा था वैसे किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान भी उसके लिए कुछ फील करने लगा है। अगले ही पल आहान ने कहा, मयूरी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम आज इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें इस तरह देख सकता हूँ। उसकी बात सुन मयूरी की गाल शर्म से लाल हो गए और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी आहान उसका हाथ पकड़कर एक मिरर के सामने ले गया। मयूरी ने जब खुद को देखा तो वो अपने न्यू लुक को देखकर हैरान थी और अगले ही पल वो अपने गले से वो नेकलेस उतारते हुए बोली, ये बहुत ज्यादा महंगा है और कीमती है, मैं ऐसे नहीं ले सकती। तभी आहान ने उसे नेकलेस निकालने से रोकते हुए कहा, अगर चैरिटी ऑक्शन में डोनेट करने के लिए लाए गए नेकलेस को तुम नहीं पहनोगी तो मैं क्या पहनूंगा। उसकी बात सुन मयूरी ने चैन की सांस ली और अपने मन में सोचने लगी, तो इसका मतलब ये मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं था? अगर ये मेरे लिए गिफ्ट नहीं है तो मैं इसे पहनने से मना नहीं करूंगी। वो यही सब सोच उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी रिया वहां पर आ गई और उसने कहा, सर, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुन मयूरी ने आहान का हाथ पकड़ लिया और फिर वो दोनों साथ में बाहर निकले। चैरिटी ऑक्शन का प्रोग्राम 2 पार्ट्स में होने वाला था। पहले वहां खाने पीने का प्रोग्राम था और उसके बाद वहां ऑक्शन होने वाला था। चैरिटी ऑक्शन के लिए आए गेस्ट पार्टी हॉल में एक दूसरे से मिल रहे थे। वहां भीड़ में एक सुंदर और अट्रैक्टिव गाउन पहने नियति भी खड़ी थी। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी इसलिए उसने हील्स पहन रखी थी, पर वो आज सुंदर लग रही थी। वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी और उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन का ग्लास था। उसकी नजरें बस आहान को ही ढूंढ रही थी। शनाया ज्वेलर्स ज्वाइन करने के बाद नियति ही आहान के साथ ऐसे ऑक्शन में जाया करती थी। उसे पता था कि आहान पार्टी शुरू होने के एंड मोमेंट पर ही आता था, पर वो अभी तक उसे यहाँ नहीं देख पा रही थी। तभी पीछे से उसकी सौतेली माँ उर्मिला ने आकर उससे कहा, मैंने सुना है विराज कपाड़िया यहाँ आ चुका है, तो तुम उसे ढूंढने की जगह इधर उधर क्या देख रही हो? नियति ने पहले ही विराज कपाड़िया के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का था जो किसी काम का नहीं था। इसके साथ ही वो एक जुआरी भी था। यहाँ तक कि उसने एक बार एक लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी मुकर गया, इसलिए उसके घर वालों ने उसे फॉरेन भेज दिया। उसने अपने मन में सोचा, ये इंसान आहान रायजादा की परछाई के बराबर में नहीं है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज आई। आहान रायजादा के आते ही पार्टी में सबकी नजरें उस पर जा रुक गई। ब्लैक सूट में वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वहां खड़ी लड़कियों की नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। उसके आते ही पार्टी में रौनक सी आ गई थी। नियति खुद को रोक नहीं पाई और वो उसे देखने के लिए आगे जाने लगी। तभी उसने देखा कि आहान मयूरी के साथ वहां खड़ा था। उसकी नजरें वहां खड़े किसी इंसान पर नहीं बल्कि बस मयूरी पर ही टिकी हुई थी। उसने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उन दोनों को साथ देकर उसका चेहरा उतर गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो उन दोनों के हाथ को खींचकर अलग कर दे। वो उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया और अगले ही पल नियति झटके से उसकी बाहों में जा गिरी। वो उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्या तुम ही वही लड़की हो जिसे मेरी फैमिली ने मेरे लिए ढूंढा है? वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना कहकर वो उसकी कमर को कसकर पकड़ने लगा। नियति उसे देखते ही पहचान गई, ये कोई और नहीं बल्कि विराज कपाड़िया था। वो देखने में कुछ खास नहीं था, पर पता नहीं खुद को क्या समझता था।
अगले ही पल नियति ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, अपनी हद में रहो। उसकी आवाज सुन आसपास खड़े लोग उसे देखने लगे। लोगों को अपनी ओर देखकर विराज कपाड़िया बहुत एम्बैरस फील करने लगा। उसने कहा, ज्यादा भोली और सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। गोहेन का फैमिली बहुत लकी है जो मेरा दिल तुम पर आ गया है। अगर तुमने मुझे नाराज करने की कोशिश की तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बात सुन नियति उसे कुछ नहीं बोल पाई। तभी उसने देखा आहान मयूरी को लेकर ऑक्शन वाली जगह पर जा चुका था। ये देख वो बहुत परेशान हो गई। वो जल्दी से अंदर जाने लगी, पर तभी उसे याद आया कि वो एंट्री पास तो लाना भूल ही गई। गोयन का फैमिली को लगता था कि नियति उनका कहना नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने उसकी सारी ज्वेलरी ले ली थी और आज वो यहाँ खाली हाथ आई थी। ऑक्शन में जाने के लिए उसके पास कुछ डोनेट करने के लिए होना चाहिए था, या फिर कोई और इंसान जिसके पास ऑक्शन की एंट्री टिकट हो, वहीं उसे अपने साथ अंदर ले जा सकता था। नियति को विराज कपाड़िया बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो ही उसे आज अंदर ले जा सकता था। उसने उससे कहा, मिस्टर विराज, आई थिंक आपने मुझे गलत समझ लिया। मैंने अभी जो आपके साथ बिहेव किया वो सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, सो प्लीज डोंट माइंड। उसने आगे कहा, मिस्टर विराज, ऑक्शन बस स्टार्ट होने ही वाला है, चलिए अंदर चलते हैं। उसकी बात सुन वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने होठों पर उंगली से इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम मुझे यहाँ किस करो। क्या ऑक्शन में जाने के लिए नियति विराज के होठों पर किस कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नियति के पास ऑक्शन में जाने के लिए अपना पास नहीं था। उसने विराज को अंदर चलने को कहा तो उसने उसे अपने होठों पर किस करने को कहा। उसकी बात सुन नियति वहां जम सी गई। उसने अपने किस आहान के लिए संभाल कर रखी थी, पर अगर वो विराज की बात नहीं मानती तो शायद उसे आज आहान को देखने का चांस नहीं मिलता। यही सोचकर पहले उसने स्माइल किया, फिर अपनी आंखें बंद करके हल्के से उसके होठों पर किस कर दिया। फिर उसके साथ ऑक्शन हॉल में चली गई। आहान और मयूरी दोनों सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। आहान ने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी से एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहता हो। सब लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे। हालांकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आहान रायजादा से कुछ पूछ सके। शनाए के बाद आहान को किसी भी लड़की के करीब आना पसंद नहीं था, पर अब उसे मयूरी का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दो बार नियति ऐसे ऑक्शंस में आहान के साथ जरूर आई थी क्योंकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी, पर अब तो उसे भी शनाए ज्वेलर कंपनी से बाहर कर दिया गया था। आहान के साथ इस वक्त मयूरी थी, जिसे वो बिल्कुल किसी नगीन और डायमंड की तरह संभाल कर रखना चाहता था। वहीं जब नियति ने देखा कि वहां मौजूद गेस्ट उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और वो मयूरी की तरफ घूर कर देखने लगी। पर तभी विराज ने उससे कहा, यहाँ ऐसी खड़ी मत रहो और ऐसा चेहरा मत बनाओ, कम मेरे करीब आकर बैठ जाओ। नियति को एक निकम्मा और नालायक इंसान ऐसे डांट रहा था, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाई और उसके पीछे चली गई। हालांकि कपाड़िया फैमिली का सोसाइटी में इतना रुतबा नहीं था, पर शायद ऑक्शन कमेटी को ये बात पता लग गई थी कि कपाड़िया इंडस्ट्रीज और शनाया ज्वेलर्स एक साथ काम करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने विराज कपाड़िया के लिए भी आगे की सीट रिजर्व की थी, जिसे देख वो खुश हो गया था। अगले ही पल उसने नियति को कमर से पकड़कर किस कर दिया और अपने पीले दांत दिखाते हुए कहने लगा, देखा तुमने, मेरा स्टेटस देखकर अब तो तुम्हारे डैड को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। वैसे तुम सच में काफी लकी हो जो मैंने तुम्हें पसंद किया। खुद के साथ ऐसा बिहेवियर होते देख नियति को इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं उसे आहान ने इस तरह तो नहीं देख लिया, पर फिर उसने देखा कि उसका तो बस मयूरी पर ही ध्यान था। तभी आहान मयूरी के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहने लगा, जिसे सुन मयूरी थोड़ा शर्मा गई और फिर हल्की सी स्माइल कर दी। उन दोनों को साथ में देखकर नियति को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाल पर किसी ने जोर का तमाचा जड़ दिया हो। कुछ देर बाद इवेंट्स मैनेजर आगे बढ़कर ऑक्शन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करने लगे। मैं आज रात ऑक्शन में आए सभी गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगा और उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगा कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ आए। हम कुछ ही देर में डोनेट किए जाने वाले आइटम्स प्रेजेंट करेंगे। आज यहाँ जितना भी अमाउंट जमा होगा उसे चैरिटी के तौर पर दे दिया जाएगा। वहीं मयूरी का ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि आर्यन रायचंद इतने बड़े ऑक्शन में क्यों नहीं आया। उसे इतनी भी ज्यादा कोई चोट नहीं लगी थी जो वो यहाँ नहीं आ सका। उसे इस तरह खोया देख आहान ने उससे कहा, तुम क्या सोच रही हो? वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि वो आर्यन के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने अपने मन की बात छिपाते हुए कहा, नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि परी आपका कहना मानकर सोने तो चली गई होगी ना। उसके मुंह से परी की बात सुन आहान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत लो,
परी तुमसे ज्यादा मेरा कहना मानती है। उसकी बात सुन मयूरी अपने मन में सोचने लगी। ये वाइडो परी की तारीफ कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है? यही सोचकर वो अपने मन में नाराज हो रही थी कि अहान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ऑक्शन में कुछ पसंद आए तो तुम बोली लगा सकती हो। उसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझना। उसकी बात सुन मयूरी खुश हो गई। वो अपने मन में सोचने लगी, चलो, ये पत्थर दिल इंसान कुछ तो बदला, मुझे खुद से एक गिफ्ट देने के लिए कह रहा है। ऑक्शन में बोली लगाने का काम स्टार्ट हो गया था। वहाँ सबसे पहला आइटम डायमंड इयरिंग थी, जिसे जल्द किसी ने 20 लाख में खरीद लिया। लोग पागलों की तरह उस डायमंड इयरिंग के लिए बोली लगा रहे थे। ये देख वो अपने मन में सोचने लगी, ये लोग इस इयरिंग के लिए इतना पागल हो रहे हैं, तो पता नहीं जब उस डायमंड नेकलेस को देखेंगे जो मुझे आहान ने दिया तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी अचानक से आहान ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसने मयूरी को समझाते हुए आगे कहा, आज के ऑक्शन में पहले सबसे कम प्राइस के आइटम के लिए बोली लगाई जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ऐसी चीजों को इजीली खरीद सकती है। फिर बाद में महंगी चीजों की बोली लगाई जाएगी जिन्हें सिर्फ बहुत अमीर लोग खरीद सकते हैं। इतना कहते कहते उसने मयूरी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी उंगलियों से खेल रहा हो। मयूरी इस वक्त स्टेज की तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने फिर कुछ पुरानी और धुंधली तस्वीरें आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आहान ने उसे जो समझाया वो उससे पहले भी कोई और बता चुका है। यही सब सोचकर वो अपने सिर को जोर से दबाने लगी। इससे पहले कि वो होश में आ पाती, ऑक्शन का दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और स्टेज की तरफ देखने लगी। ऑक्शन के लिए अगला आइटम बेशकीमती जेमस्टोन लगा ब्रोच था, जो दिखने में बेशक पुराने जमाने का लग रहा था, पर मयूरी उससे इतनी अट्रैक्ट हो गई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने बोली लगा दी, 3 लाख। जैसे ही मयूरी ने ये बोली लगाई, सभी लोग शांत बैठ गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये बोली आहान रायजादा की तरफ से लगाई जा रही है। आहान ने मयूरी की तरफ देखा तो उसने स्माइल करते हुए कहा, ये आपकी बा के लिए है। मयूरी स्माइल करती हुई आहान को बहुत प्यारी से लग रही थी। उसकी बात सुन आहान ने कहा, अच्छा। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारी भी बा है। उसकी बात सुन मयूरी शर्माने लगी। आहान उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मयूरी आहान को ही देख रही थी, पर तभी पीछे से एक आवाज आई, 5 लाख। ये आवाज सुन सभी लोग उस इंसान की तरफ देखने लगे जिसने ये बोली लगाई थी। ये कोई और नहीं बल्कि नियति थी। सबकी नजरें खुद पर पड़ते देख वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं आहान उसकी बोली लगाने से नाराज ना हो जाए। पर वो अपने मन में सोचने लगी, अब तो आहान मेरी तरफ देखेगा ही। तभी विराज ने उसे धीरे से कहा, आर यू मैड? इतना कहकर उसने उसे वापस नीचे खींच लिया। वो चाहे कितना बड़ा निकम्मा और बेवकूफ हो, पर वो एक बात अच्छे से जानता था कि उसके लिए आहान रायजादा से उलझना सही नहीं होगा। और वैसे भी आज कपाड़ियास का जो नाम था सिर्फ शनाया ज्वेलर्स के साथ होने वाले उस कोलैबोरेशन की वजह से था। हालांकि नियति ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मिस्टर विराज, अगर आप आहान रायजादा की नजरों में आना चाहते हैं तो प्लीज आप आज मुझे मत रोकिए। विराज ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसकी बात सुन नियति ने कहा, मैंने आहान रायजादा के साथ काम किया है, इसलिए उन्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मिस्टर आहान उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनसे डरते नहीं हैं। उसने आगे कहा, मिस्टर आहान की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग तो बहुत हैं, पर अगर आप उनकी नजरों में आकर जगह बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ हट कर करना होगा। विराज इस वक्त घबराते हुए आहान की तरफ देखने लगा। वहीं आहान ने देखा कि बोली लगाने वाली इंसान नियति है, पर फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देख विराज की जान में जान आई। तभी मयूरी ने कहा, 7 लाख। नियति किसी भी हाल में मयूरी को जीतने नहीं देना चाहती थी। वो हर हाल में उस ब्रोच को हासिल करना चाहती थी, फिर चाहे वो उसे डस्टबिन में क्यों ना फेंक दे। उसने कहा, 15 लाख। जैसे ही नियति ने ये बोली लगाई, सभी गेस्ट आहान की तरफ देखने लगे। सभी को यही लग रहा था कि वो काफी नाराज होगा, पर वो बिल्कुल शांत था। वो मयूरी का साथ दे रहा था। 20 लाख। जैसे ही नियति ने मयूरी की ये बोली सुनी, उसका दिमाग खराब हो गया और उसने बिना सोचे समझे बोली लगाते हुए कहा, 30 लाख। मयूरी अपनी आंखों को तिरछा करके नियति की तरफ देखने लगी, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उस जेम्स जोन्स में लगी हुई ब्रोच की कीमत 30 लाख से ऊपर नहीं थी। यही सोचकर वो शांत हो गई, पर जब उसने देखा कि नियति कैसे उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और वो भी बढ़ चढ़कर बोली लगाने लगी। भीड़ में से हर कोई नियति और मयूरी के बीच की लड़ाई को देखने लगा था। नियति ने जब देखा कि सब लोगों की नजर मयूरी पर ही टिकी हुई है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई
और उसने चिल्लाकर कहा, 80 लाख। इस वक्त माहौल काफी गर्म हो चुका था। हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आज कौन जीतेगा। तभी मयूरी ने कहा, 1 करोड़। ये सुन नियति ने भी बिना सोचे समझे कह दिया, 2 करोड़। उसने तो कह दिया था, पर बाद में जब उसे होश आया तो उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं थी और ना ही उसके पास इतने पैसे थे। अगर उसके डैड को इस बारे में पता लग जाता तो वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। यही सब सोचकर वो मयूरी की बोली का वेट करने लगी, पर मयूरी ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो नियति की तरफ एक डेविल स्माइल दे रही थी। मयूरी अपने मन में सोच रही थी, अभी तुमने मेरा मजाक बनाने की कोशिश की थी ना, तो लो, मैं तुम्हें सूद समेत चुका रही हूँ। स्टेज पर बैठे होस्ट ने पहली 2 बार गिनती कर दी। जब आगे किसी ने नहीं बोली लगाई तो होस्ट ने गिनती गिन हथौड़ा मारते हुए कहा, 2 करोड़ सोल्ड। ये सुनकर नियति धड़ाम से अपनी कुर्सी पर जा बैठी। उसे अब समझ आ रहा था कि वो मयूरी के जाल में फंस चुकी थी। सब उसी की तरफ देख रहे थे। उसने 2 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, वो भी सिर्फ एक ब्रोच के लिए। इस वक्त तक वो खुद एक मजाक बन चुकी थी। अगले ही पल नियति ने विराज का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब वही था जो उसे इन सबसे बाहर निकाल सकता था। उसने कहा, मिस्टर विराज, मैंने उस ब्रोच के लिए सिर्फ आपकी वजह से लड़ाई की। अब आप आहान रायजादा की नजरों में आ चुके हैं। अब आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? विराज कपाड़िया फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और उसके लिए 2 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा। नियति सामने से तो उसकी चापलूसी कर रही थी, पर मन ही मन वो उसे बेवकूफ समझती थी। पर विराज तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसकी नजरें तो कहीं और ही टिकी हुई थी। वाह, क्या खूबसूरती है। उसकी बात सुन नियति ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो वो और ज्यादा चिढ़ गई। विराज की नजर मयूरी पर थी। इतना ही नहीं, वो उस पर से अपनी नजरें हटा भी नहीं पा रहा था। वो खुद को किसी दिलफेक आशिक की तरह समझता था, जो खूबसूरत लड़कियों के पीछे हमेशा दीवाना रहता था। अगर मयूरी के साथ आहान रायजादा नहीं होता तो वो उसे अपने हाथों से कभी नहीं जाने देता। इस वक्त उसे नियति की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। जब नियति ने देखा कि मयूरी का जादू उस पर भी चलने लगा है तो उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, मिस्टर विराज कपाड़िया। उसकी आवाज सुन विराज ने भी उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जवाब दिया, मुझे पागल समझाया क्या? तुम क्या सोचती हो कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरी हेल्प कर रही हो या कुछ और? एंड यस, मुझे ये भी पता है कि तुम मिस्टर आहान रायजादा को पसंद करती थी। उसकी बात सुन तो वो जैसे हैरान हो गई थी, पर इस वक्त उसके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने विराज को मनाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विराज? मैं मिस्टर आहान को काफी टाइम से जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनके ऑफिस में काम किया है, पर इससे ज्यादा मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुन विराज ने कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जरा भी पसंद करते हैं। इवन वो तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। तुम? उसकी बात सुन नियति उसे कसकर चांटा मारने वाली थी, पर तभी उसे ब्रोश याद आया। तब उसने अपने आप को शांत कर लिया। अगले ही पल वो रोते हुए वहां से चली गई, पर विराज को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फिर से मयूरी को घूरने लगा। वहीं मयूरी को वो ब्रोच तो नहीं मिला, पर उसने नियति को अच्छा सबक सिखा दिया था। जब उसने आहान को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस बा का गिफ्ट हाथ से निकल गया। मयूरी की खुराफाती चाल पर कैसे रिएक्ट करेगा आहान, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऑक्शन इवेंट में विराज ने नियति की इंसल्ट कर दी थी, इसलिए वो वहां से रोती हुई चली गई। विराज मयूरी की खूबसूरती से अट्रैक्टेड था। नियति के वहां से जाने के बाद वो फिर से मयूरी की तरफ देखने लगा। वहीं आहान के पूछने पर मयूरी ने कहा कि वो ठीक है, बस उसे इस बात का दुख है कि बा का गिफ्ट यानी ब्रोश उसके हाथ से निकल गया। आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे उन्हें तो कुछ और ही चाहिए। वो कहती रहती है कि मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ और इस घर को संभालने वाला उनके बाद कोई तो होना ही चाहिए। आहान की बात सुनकर मयूरी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वॉशरूम जाकर उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इस वाइडो को भी पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो तब मुझे परेशान करने के लिए कुछ न कुछ कहता रहता है। क्या वो मुझे बस परेशानी कर रहा था या सच में कुछ कहना चाह रहा था? कुछ देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आई और वॉश बेसिन के पास हाथ धोने लगी, पर तभी उसने अपने सामने नियति को खड़ा देखा, जो अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और वो बहुत दुखी लग रही थी। पर जैसे ही नियति ने मयूरी को देखा, उसे मन ही मन गुस्सा आने लगा और वो उसे घूरने लगी। पर मयूरी ने उसे कुछ नहीं कहा और हाथ धोने लगी, पर वो अपने हाथ धो पाती उससे पहले ही नियति वहां आ गई और उसके पानी का नल पकड़ लिया। मयूरी ने उससे कुछ नहीं कहा और वो दूसरे बेसिन की तरफ चली गई।
पर नियति उस बेसिन के पास भी पहुंच गई। मयूरी ने परेशान होकर कहा, हटो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे अकड़ कर कहा, इट्स अ पब्लिक वॉशरूम, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगी, और तुम मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? अपनी औकात में रहा करो। नियति इस वक्त बहुत गुस्से में थी, क्योंकि आज उसके साथ जो हुआ था वो सब मयूरी की वजह से हुआ था। यहाँ तक कि आज तो बेवकूफ विराज कपाड़िया ने भी उसकी इंसल्ट कर दी थी। वहीं जब मयूरी नियति की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने पानी की टोटी को फुल स्पीड में खोल दिया। जब नियति ने उसे बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सारा पानी तेजी से उसके चेहरे पर आ गिरा। उसकी ड्रेस, बाल और मेकअप सब पर पानी फिर गया था। नियति ने गुस्से में आकर मयूरी से कहा, मुझ पर पानी डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो अपना हाथ उठाकर मयूरी की तरफ बढ़ी ही थी, पर तभी मयूरी ने उसकी कलाई पकड़कर पीछे मोड़ दी और उसे कसकर एक तमाचा जड़ दिया। कुछ देर तक नियति के कानों में तमाचे की आवाज गूंजती रही। फिर उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाएगी मयूरी। इतना कहकर वो मयूरी की तरफ झपटी, पर तभी वहाँ कोई आ गया और उसने मयूरी को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं मयूरी के साइड में ही जाने की वजह से नियति जमीन पर जा गिर गई थी। मयूरी ने हैरानी से उस इंसान की तरफ देखा जिसने अभी उसे बचाया था। उसने कहा, मिस्टर राजन? वो अपने मन में सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि ये यहाँ ऑक्शन में नहीं आए हैं, तो फिर ये अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अगले ही पल मयूरी की नजर उसकी बाजू पर लगे घाव पर गई। ये देखकर आर्यन राजन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, अब मैं पहले से ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे ठीक से ड्रेसिंग करना नहीं आता, इसलिए ये कभी कभी ऐसी ही रह जाती है। आर्यन ने व्हाइट बिजनेस सूट पहन रखा था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मयूरी ने देखा कि नियति फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर वो उसका कुछ कर पाती उससे पहले ही आर्यन राजन ने उसकी बाजू पीछे मरोड़कर उसे दीवार से सटा दिया। नियति ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। तभी आर्यन ने मयूरी को देखते हुए कहा, क्या तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो? इससे पहले कि मयूरी कुछ कह पाती वहाँ विराज भी आ गया और जोर से चिल्लाता हुआ नियति से बोला, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? पर अगले ही पल उसकी नजर अंदर खड़े आर्यन पर जा गिरी, जो नियति का हाथ पकड़कर खड़ा था और जमीन पर चारों तरफ पानी बिखरा हुआ था। नियति का चेहरा इस वक्त किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका सारा मेकअप पानी की वजह से खराब हो चुका था। ये सब देख विराज की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे देख नियति ने कहा, मिस्टर विराज, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज मुझे इनसे बचाइए। विराज को ये बात अच्छे से पता थी कि इस बार नियति ने जिससे पंगा लिया है वो आर्यन रायचंद है, जिसका रुतबा और नाम आहान रायजादा से कम नहीं है। इसलिए वो उससे पंगा लेने की गलती भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, मिस्टर रायचंद, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, और मेरा तो इस लड़की से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो मेरी फैमिली ने मुझे इस लड़की से रिश्ते की बात करने को भेजा था। मैं तो इसे ठीक से जानता भी नहीं और इससे आज फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ, पर मैंने सोच लिया है मैं अपने डैड को इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। आप इसे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसकी बात सुन नियति ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? उसकी अब तक की लाइफ में किसी ने भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था। मयूरी नियति और विराज की तू मैमे से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने आर्यन रायचंद की तरफ देखा और तभी उसने नियति को विराज की तरफ धकेलते हुए कहा, ऐसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। उसकी बात सुन वो नियति को खींचते हुए वहाँ से बाहर ले गया। अगले ही पल मयूरी ने आर्यन से कहा, थैंक यू, आपने फिर से मुझे बचा लिया। इतना कहकर वो अपना हाथ धोकर वहाँ से जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। तभी उसने कहा, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है, क्या मैं आपके हाथ पर ड्रेसिंग कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर आर्यन स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल में कुछ ऐसी बात थी कि सामने खड़ा इंसान भी उसे देख स्माइल करने लगता था। उसकी बात सुनकर आर्यन मयूरी की तरफ बढ़ा और अपना कोट उतारकर उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर कर ली। फिर उसने अपने घाव पर की हुई पट्टी को खोल दिया। उसका घाव थोड़ा ठीक हो चुका था, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। मयूरी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आराम से, धीरे करिए। इतना कहकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वो उसके घाव पर बहुत ही आराम से ड्रेसिंग करने लगी। मयूरी का पूरा ध्यान ड्रेसिंग करने पर था, तो आर्यन का पूरा ध्यान मयूरी के सुंदर चेहरे पर था। वो बस उसे ही निहारे जा रहा था। तभी आर्यन ने उससे धीरे से कहा, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मयूरी का ध्यान अभी भी उसकी ड्रेसिंग पर ही था। उसकी बात सुनकर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या? कौन सा सवाल? जैसे ही आर्यन की नजर मयूरी से जा मिली,
उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे कसकर गले लगा ले, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। मयूरी ने कहा, हो गया। वैसे आप मुझसे क्या जानना चाहते थे? इतना कहकर वो उसकी शर्ट की बाजू नीचे करने लगी थी, पर तभी उसने देखा कि वहां आहान खड़ा था। जब आहान ने मयूरी को आर्यन के करीब देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। आहान को देखते ही उसने अपने हाथ जल्दी से पीछे खींच लिए। उसने अपने हाथ धोते हुए आर्यन के कंफ्यूज चेहरे को देखकर कहा, शायद मेरे हाथों पर आपके घाव का थोड़ा खून लग गया है। उसकी बात सुनकर आर्यन हैरान होकर अपने मन में सोचने लगा, पर मेरे घाव पर खून कहाँ है? ये तो पहले से ठीक हो चुका है। तभी उसे किसी के वहां होने का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। आहान को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहने लगा, लगता है मिस्टर आहान रायजादा आज के ऑक्शन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, अब मिस्टर आर्यन राजन जैसी पर्सनैलिटी खुद यहाँ ये तो ऑक्शन इवेंट तो स्पेशल होगा ही। इतना कहकर उसने अपनी नजरें मयूरी की तरफ घुमा ली। वहीं मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं। आर्यन मयूरी को कुछ बताना चाहता था, पर क्योंकि वहां आहान खड़ा था इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा और वो वहां से सीधा ऑक्शन हॉल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद मयूरी अपने गीले हाथ लेकर आहान की तरफ जाकर कहने लगी, आपको पता है कि अभी यहाँ क्या हुआ? आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर मयूरी को लगा कि शायद वो उससे नाराज है, पर तभी आहान आगे बढ़कर 2 पेपर नैपकिन ले आया और मयूरी के हाथों से पानी साफ करने लगा। वो मयूरी के हाथ को बहुत अच्छे से साफ कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी के हाथों से आर्यन के एहसास को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसने वो नैपकिन हाथों से मसल कर डस्टबिन में डाल दी। उसे ऐसे देख मयूरी घबरा गई और उसने बात को चेंज करते हुए कहा, आई थिंक ऑक्शन खत्म होने वाला है, हमें जल्दी चलना चाहिए। इस पर आहान ने कहा, मयूरी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अब दाल यहाँ पर कैसे आ गई? तभी उसे समझ आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर रायजादा, मैं तो बस इत्तेफाक से मिस्टर राजन से मिल गई थी। उसकी बात सुनकर आहान ने उसके करीब आते हुए कहा, तो क्या इत्तेफाक से तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया? मयूरी ने कहा, नहीं, हमने इत्तेफाक से नहीं हाथ पकड़ा। मैं तो उनकी चोट पर ड्रेसिंग कर रही थी और आपने ही तो एक बार कहा था कि मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ कि मुझसे जानवरों का भी दर्द नहीं देखा जाता। तो अब तो बात एक इंसान की थी, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, पर तुम्हें उसकी बाजू को छूना नहीं चाहिए था। उसकी बात सुन मयूरी स्माइल करने लगी और उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टर रायजादा जैसे आप उनसे जेलस हो रहे हैं। खैर, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया है। उसकी बात सुन आहान ने कहा, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा हूँ। तुम 1 मिनट मेरी नजरों से गायब हो जाती हो, खुद को किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल देती हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, डोंट वरी, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी। फिर वो दोनों ऑक्शन हॉल में वापस आ गए। मयूरी वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, पर तभी उसने देखा कि उसके साथ वाली सीट पर अब आर्यन आकर बैठ चुका था। मयूरी को देख आर्यन उसकी ओर स्माइल करने लगा। मयूरी ने घबराकर जल्दी से आहान की तरफ देखा। आर्यन को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आहान मयूरी को सीट चेंज करने के लिए कह पाता उससे पहले ही ऑक्शन के लास्ट आइटम की अनाउंसमेंट हो गई। ये देख आहान की आंखों में एक चमक आ गई और वो बिना कुछ कहे पास ही की एक सीट पर बैठ गया। मयूरी उसे देख हैरान थी। वो अपने मन में सोचने लगी, अब इन्हें क्या हुआ? इनके मूड का भी कुछ समझ ही नहीं आता। तभी मयूरी को याद आया कि आहान ने जो नेकलेस उसे पहनाया था वो उसे डोनेट करना था, पर वो तो अभी भी उसके गले में था, तो फिर ये ऑक्शन का लास्ट आइटम कैसे हो सकता था? जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने आहान की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा। आहान ने एक बार फिर उससे झूठ बोला था। उसने प्यार से मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, ये नेकलेस तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ऑक्शन में नहीं दिया, उसकी जगह मैंने कुछ और दे दिया। उसकी बात सुन मयूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी स्टाफ मेंबर ऑक्शन के लिए लास्ट आइटम लेकर आए। मयूरी लास्ट आइटम देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से उछलकर स्टेज की ओर देखने लगी। तभी उसके कानों में आर्यन की आवाज पड़ी, लास्ट आइटम एक रिंग है। इतना कहकर उसने मयूरी की तरफ ऑक्शन बुकलेट पढ़ा दी। वो बुकलेट काफी देर से टेबल पर रखी थी, पर मयूरी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। आर्यन की बात सुन मयूरी उस बुकलेट को उठाकर उसमें ऑक्शन में प्रेजेंट की जाने वाली रिंग देखने लगी। वो एक बहुत ही सुंदर पर महंगी रिंग थी और वो रिंग कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी। उस रिंग में लाल रंग के सुंदर रूबी लगे हुए थे। उस रिंग के ऊपर बना हुआ डिजाइन किसी शाही खानदान की पुश्तैनी मोहर जैसा था।
बुकलेट में उस रिंग को देखकर मयूरी कहीं खो सी गई। क्या ये रिंग मयूरी के अतीत से जुड़ी कोई निशानी है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आर्यन की वो बुकलेट देने पर मयूरी उसमें वो रिंग देखने लगी। अगले ही पल न जाने क्यों मयूरी उस बुकलेट पर बनी रिंग को छूने लगी। वो रिंग उसे कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। हालांकि उसे ये याद नहीं था कि उसने ये रिंग पहले देखी थी या नहीं। तभी आर्यन ने उसे बताया, ये क्वींस रिंग है। ये किसी रानी की अंगूठी थी, पर पता नहीं कैसे ये किसी के हाथ लग गई। उसके बाद से ये पूरी दुनिया में घूम रही है और अब तक इसे काफी लोग खरीद और बेच चुके हैं। आर्यन ये बोलते बोलते रुका और मयूरी की आंखों में देखने लगा। शायद वो उससे कुछ जानना चाहता था। उसकी रोशनी ने भी वो रिंग बहुत बड़ी प्राइस में खरीदी थी। उसे वो रिंग बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो हमेशा उसे अपनी उंगली में पहन कर रखती थी और कभी भी खुद से अलग नहीं कर देती थी। पर जिस दिन रोशनी गायब हुई थी उस दिन ये रिंग भी गायब हो गई थी। नॉर्मली आर्यन को इस तरह के ऑक्शन में जाना पसंद नहीं था, पर जब उसे पता लगा कि यहाँ क्वींस रिंग आने वाली है तो वो भागता हुआ यहाँ आ गया था। वो भले ही अपनी रोशनी को नहीं ढूंढ सका, पर उसके रिंग को अपने पास रखना चाहता था ताकि वो जब भी उससे मिले वो रिंग लौटा सके। उसने मयूरी की आंखों में देखते हुए कहा, इस रिंग के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी लव स्टोरी है। उसकी बात सुनकर मयूरी उसे देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त कई सवाल थे। उसे वो रिंग बहुत पसंद आ रही थी और वो उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उस रिंग की तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस कर रही थी। वो उस रिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। आर्यन ने उसे बताया, इस रिंग को क्वींस रिंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये रिंग एक क्वीन की थी, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बनाने के पीछे बनाने वाले का प्यार था। एक इंसान उस क्वीन को दिल से चाहता था, इसलिए उसी ने ये रिंग उस क्वीन के लिए बहुत प्यार से बनाई थी और उसने इस रिंग को ये नाम दिया था। आर्यन जिस तरह उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मयूरी वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर सकती थी। इस रिंग के पीछे ही इमोशंस ये थे, तुम मेरी क्वीन हो और मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा राज है। मयूरी ने जैसे ही ये बात सुनी उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसने ये सब पहले भी किसी से सुना हो। आर्यन उसे आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी आहान ने मयूरी का सिर अपनी ओर घुमाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? जो तुम मेरे सामने मुझसे बात करने की जगह उस आर्यन से बात कर रही हो। उसने आहान की आंखों में देखा और उसके मन में अभी भी आर्यन की ही बातें घूम रही थी। वो अपने मन में सोचने लगी, क्या मिस्टर रायजादा मुझे इस ऑक्शन इवेंट में इस रिंग की वजह से लाए हैं? उसकी आंखों को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो यहाँ इस रिंग को लेने ही आया है। इस इवेंट में हर कोई अपना आइटम डोनेट करने के बाद यहाँ से चला जाता है, पर वो अभी भी यहाँ रुका हुआ था। क्या वो उसी रिंग का इंतजार कर रहा था? क्या उसे भी इस रिंग के नाम के पीछे की इमोशंस पता है? मयूरी को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दी से आहान की तरफ बढ़कर उसे किस कर दी। ये देख आहान हैरान रह गया। उसने अपनी गहरी आंखों से मयूरी को देखा और उसकी होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगा, पर वो उसे किस कर पाता उससे पहले ही मयूरी अपनी जगह पर बैठ गई। शर्माने की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए सोचने लगी, ये मुझे क्या हो गया था? मैंने इतने लोगों के बीच में अचानक से इस वाइडो को किस कर दिया। वो तो अच्छा है कि यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं है, वरना मैं किसी को क्या मुंह दिखाती। भले ही ये किस कोई और नहीं देख पाया, पर आर्यन ने ये देख लिया था। मयूरी को आहान को किस करते हुए उसका तो चेहरा जैसे उतर ही गया था। वो तो उस रिंग के थ्रू ये पता लगाना चाहता था कि मयूरी ही उसकी रोशनी है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये क्वींस रिंग की कहानी सुनने के बाद भी मयूरी आहान को इस तरह किस कर देगी। उसकी आंखों में देखकर साफ पता लग रहा था कि वो आहान को प्यार करने लगी थी। तभी स्टेज पर से आवाज आई, हम आज के फाइनल आइटम को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इतना कहकर उस कांच के बॉक्स पर से वो काला कपड़ा हटाया गया और अगले ही पल सबकी नजरें उस क्वींस रिंग पर जाकर रुक गई। वो रेड रूबी लगी हुई रिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। होस्ट ने बोली लगाने की पहली कीमत बताई 1 करोड़, पर कुछ ही सेकंड में बोली की कीमत कई गुना ज्यादा हो गई। सभी अपनी अपनी तरफ से बोली लगाने लगे, पर तभी आहान की आवाज आई, 5 करोड़। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी, पर 5 करोड़ उस रिंग के लिए बहुत ज्यादा थे। आहान इस रिंग को खरीदना चाहता था। अगर किसी ने भी अब बोली लगाई तो इसका मतलब होगा कि वो आहान को चैलेंज करना चाहता है। यही सोचकर सभी लोग चुप हो गए। होस्ट ने कहा, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, पर तभी आर्यन ने कहा 6 करोड़। उसकी आवाज सुनकर वहां बैठा हर इंसान हैरान हो गया।
हालांकि आहान को इस बारे में पहले ही पता था कि आर्यन इस रिंग के लिए जरूर बोली लगाएगा, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। अगले ही पल उसने कहा 7 करोड़। आर्यन ने कहा 8 करोड़। मयूरी उन दोनों को बोली लगाते हुए देख रही थी। उसे वो रिंग बहुत पसंद थी, पर अभी उसकी प्राइस से भी बहुत ज्यादा की बोली लग रही थी, जिसमें वो बहुत सी ऐसी रिंग्स खरीद सकती थी। उसने धीरे से आहान की शर्ट की स्लीव्स को खींचते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आप इस पर इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आहान ने प्यार से उसकी ओर देखा और उसके सिर पर हाथ रखते हुए अगली बोली लगाई 10 करोड़। उसकी आवाज सुनकर मयूरी अपनी उंगलियों को देखते हुए अपने मन में सोचने लगी, अगर ये 10 करोड़ की रिंग मैंने कभी अपनी उंगलियों में पहनी तो मैं सोते हुए भी अपना हाथ कभी ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकालूंगी। इस रिंग के लिए इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना बिल्कुल पागलपन है। ये दोनों सच में पागल हो चुके हैं। वहीं आर्यन ने कभी सोचा भी नहीं था कि आहान उस रिंग को पाने के लिए अपनी तरफ से इतना जोर लगाएगा। अगर बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो ये सौदा फायदे का नहीं था, पर इस वक्त फायदे की किसे पड़ी थी। अगर इस वक्त कुछ और होता तो आर्यन उसे छोड़ भी देता, पर यह रिंग उसकी रोशनी की थी। होस्ट ने कहा 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। आर्यन अगली बोली लगाने लगा, पर तभी मयूरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, आपको इतने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आर्यन ने जैसे ही मयूरी की आंखों में देखा, वो तो जैसे सब कुछ भूल गया था। भले ही वो उसकी रोशनी नहीं थी, पर वो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मयूरी पर था। पर तभी होस्ट ने कहा 10 करोड़ 3 सोल्ड। ये सुनकर आर्यन को ध्यान आया कि ये बाजी वो हार चुका था। वहीं जैसे ही होस्ट ने ये बात अनाउंस की, आहान ने खुशी से मयूरी का हाथ चूम लिया और अगले ही पल उसने खड़े होते हुए अपने कोट का बटन लगाते हुए कहा थैंक यू। वहीं आर्यन अपने उदास चेहरे से कभी उस क्वींस रिंग की ओर देखता तो कभी मयूरी को। शायद वो रिंग मयूरी के लिए ही लिखी थी। ये सोच अगले ही पल वो वहां से चला गया। मयूरी की नजरें भी आर्यन से हट नहीं रही थी और वो लगातार उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी आहान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा वो जा चुका है, कब तक उसे ही देखती रहोगी। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने मन में सोचने लगी, कहीं फिर से इतनी सी बात को लेकर ये वाइडो मुझसे नाराज ना हो जाए। ऑप्शन खत्म होने के बाद मयूरी उस रिंग को देख पाती उससे पहले ही आहान ने वो रिंग लाने के लिए अपनी असिस्टेंट रिया को कह दिया था। मयूरी अपने मन में सोच रही थी, क्या इस वाइडो ने रिंग मेरे लिए खरीदी है? मयूरी उससे ये बात जानना चाहती थी, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों कार में आकर बैठ गए। आहान इस वक्त मयूरी के करीब ही बैठा था और उसे ही घूर कर देख रहा था। उसे देखकर मयूरी अपने मन में सोचने लगी, आप इसे क्या हुआ? क्या मैंने फिर से इसे नाराज कर दिया? और मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं। तभी आहान ने मयूरी से कहा, मयूरी अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे किस क्यों किया? मयूरी ने शर्माते हुए बात को टालते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। इतना कहकर वो आहान से थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। उसे ऐसे देख आहान ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे दूर बैठना चाहती हो? मयूरी उससे दूर बैठ तो गई थी, पर उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले ही पल आहान भी उससे दूरी बनाकर बैठ गया और बिना उसकी तरफ देखे अपना काम करने लगा। मयूरी ने जब देखा कि आहान इस बात से नाराज हो गया है तो वो उसे मनाने की कोशिश करने लगी, पर आहान ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और फिर अपना लैपटॉप बंद कर अपना सिर पीछे लगा के रेस्ट करने लगा। उसे खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर मयूरी भी गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। वो अपने मन में सोचने लगी, अगर ये वाइडो खड़ूस मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी भी उससे रुका नहीं गया, क्योंकि जब भी आहान उससे नाराज होता था तो उसके मनाने पर मान जाता था, पर आज वो शायद ज्यादा ही नाराज था। वो सोचने लगी कि शायद उसने आर्यन के घाव की ड्रेसिंग की थी, इसलिए वो उससे नाराज हो गया है। पर मैंने उसे सब सच बताया तो था। यही सब सोचकर वो उसे देख रही थी। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे आहान सो गया है और इसलिए वो उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो धीरे से उसके करीब चली गई और अपनी उंगलियों को उसके खूबसूरत चेहरे पर फेरने लगी। वो सोता हुआ बहुत हैंडसम दिख रहा था, पर तभी उसे आवाज आई, हो गया तुम्हारा? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगने लगा हूं मैं। उसकी बात सुनकर मयूरी जल्दी से पीछे हट गई और ये देख आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं दूसरी ओर गोयनका फैमिली में मिस्टर गोयनका ने नियति के चेहरे पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें इतने सालों तक सब कुछ सिखाया, पर तुम एक मामूली सी नर्स के आगे नहीं टिक सकी। और इतना ही नहीं, तुमने एक बेकार सी ब्रोच के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। पता नहीं तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है। इस वक्त उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो नियति को एक और चांटा लगाना चाहते थे,
पर तभी नियति अपने डैड के पास जाकर बोली, आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। उसे इतना रोते हुए देख मिस्टर गोयनका का दिल पिघल गया और वो उसे उठाने लगे, पर तभी उसकी सौतेली माँ उर्मिला ने कहा, आज तुमने बहुत पैसा खर्च किया है नियति, वो भी सिर्फ उस मयूरी को हराने के लिए। क्या तुम्हें ये ध्यान नहीं आया कि मयूरी मिस्टर आहान रायजादा के पैसे खर्च कर रही है? आखिर तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? और अभी भी तुम कह रही हो कि तुमने जो किया है वो गोयनका फैमिली के लिए किया है? तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा? उसकी बात सुनकर मिस्टर गोयनका को फिर से नियति पर गुस्सा आने लगा और उन्होंने उसका हाथ खुद से झटक कर दूर कर दिया। ये देखकर नियति ने कहा, डैड, इस औरत की बात मत सुनिए। उर्मिला ने नियति को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हें अब किस बात का दुख हो रहा है नियति? शनाया के जाने के बाद तुम्हारे पास चांस था कि तुम आहान का दिल जीत सको। अगर तुमने पहले ही उसका दिल जीत लिया होता तो हमें कपाड़िया फैमिली का एहसान नहीं लेना पड़ता। अब तो हर तरफ हमारा मजाक बनकर रह गया है। सभी कह रहे हैं कि गोयनका फैमिली शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन करना डिजर्व ही नहीं करती, पर फिर भी हम अपनी पावर ऑक्शन में इतनी बड़ी अमाउंट चुका कर ही दिखा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर गोयनका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, अपने घुटनों पर बैठी रहो और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। नियति की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। आते जाते बस नौकर उसे ही देख रहे थे, पर उसे कोई कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि हर कोई जानता था कि वो इतनी खुदगर्ज और घमंडी लड़की थी। वो खुद को गोयनका फैमिली की प्रिंसेस समझती थी, पर दूसरे को बिल्कुल बेकार समझती थी। उसे ऐसी हालत में सब देख मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तभी उर्मिला ने मिस्टर गोयनका से कहा, आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर उसने मौका देखते हुए आगे कहा, कपाड़िया फैमिली से विराज कपाड़िया ने कहा है ना कि वो हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं है अपने। नियति ने उसका पहले ही दिन बहुत से लोगों के सामने मजाक बना दिया, इसलिए अब वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। ये बातें सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे मिस्टर गोयनका? अब क्या होगा और नियति का जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विराज कपाड़िया और नियति के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उनका रिश्ता होना नामुमकिन था। इस बात से उर्मिला और मिस्टर गोयनका दोनों बहुत नाराज थे। जब वहाँ से जवाब न आया तब उन दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मिस्टर गोयनका ने नियति से कहा, नियति, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में आहान के लिए जगह है, पर जो तुमने विक्रांत के साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम्हारी वजह से हमारा सिर शर्म से झुक गया है। नियति ने छिड़ते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो विक्रांत मेरा फायदा। नियति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उर्मिला ने कहा, विक्रांत क्या, वो तुम्हारे करीबी तो आना चाहता था, इसमें गलत क्या है? तुम उसकी मंगेतर थी। नियति ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, आप तो चुप ही रहिए। मिस्टर गोयनका ने कहा, नियति, अपनी माँ से ऐसे बात करने का ये कौन सा ढंग है? इस पर नियति ने कहा, पहली बात तो ये मेरी माँ नहीं है और दूसरी बात, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आहान को मना लूंगी और वो मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझ जाएगा। ये सुनकर उर्मिला ने कहा, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? आहान कुछ नहीं समझेगा। आहान तुमसे नफरत करता है और जो तुम उसकी दोस्त को दुहाई दे रही हो ना, वो फालतू है। वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वैसे भी पूरे सूरत में सब लोग ये बात जान गए हैं कि आहान और मयूरी के मन में शायद एक दूसरे के लिए कुछ है। इतना ही नहीं, आहान की बाप भी उन्हें अभी सपोर्ट कर रही है। ये बात सुनकर नियति जैसे पागल हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मयूरी एक 2 कौड़ी की एक लड़की आहान के साथ रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? उर्मिला ने कहा, वो सिर्फ सोचने ही नहीं है बल्कि उसके साथ रहने वाली है। तुम बस दूर से बैठकर नजारे देखो। उर्मिला की बात नियति को तीर की तरह दिल पर लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, आपकी बद्दुआ लगी है मुझे। ये सुनकर मिस्टर गोयनका का पारा चढ़ गया और उन्होंने जोर से कहा, बस अब बहुत हो गया। बहुत देर से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो फैसला लेना है मैं लूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और बोले, नियति की अब्रॉड की टिकट्स बुक करो। वो 2 दिन में यहाँ से जाएगी और फिर जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती तब तक ये इंडिया में नजर भी नहीं आनी चाहिए। इतना बोलने के बाद उन्होंने कॉल कट किया और वहां से चले गए और उर्मिला भी उनके पीछे चली गई। नियति अब तक वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन मयूरी की छुट्टी थी, इसलिए वो देर तक सो रही थी। वो इस वक्त गहरी और सुकून की नींद में थी, पर तभी फोन के रिंग से उसकी आंखें खुल गई। मयूरी बंद आंखों से ही अपना फोन ढूंढने लगी। उसने नींद में ही फोन उठाया और उसके कुछ बोलने से पहले ही सामने से आवाज आई, मिस मयूरी, तुम्हारे और आहान के बीच में जो रिश्ता है, क्या उसके लिए तुम्हारे पास कोई नाम है? मयूरी आवाज पहचानती थी।
आवाज और बात सुनकर वो बैठ गई और वो अपनी आंखें मलने लगी। उसके मन में ख्याल आया कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी। पर जब उसे एहसास हुआ कि नियति ने सच में उसे कॉल करके ये बात बोली थी, तब उसने सोचा, ये बेहुदा लड़की मुझे कॉल क्यों कर रही है। मयूरी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो अपना फोन रखने ही वाली थी, पर इतने में नियति ने कहा, मयूरी ये मत समझना कि आहान को तुमसे प्यार है। उसका और तुम्हारा रिश्ता बस एक समझौता होगा। ये बात सुनकर मयूरी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अपनी बकवास बंद करो। मेरा और मिस्टर रायजादा का रिश्ता क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। नियति ने कहा, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो ना, या बस एक्टिंग कर रही हो? क्या तुम्हें सच में नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मयूरी के दिल में अजीब सी हलचल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति क्या कहना चाहती है। अभी तक वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके और आहान के बीच में कुछ रिश्ता है भी या नहीं। आहान उसके बारे में क्या सोचता था वो ये जानती थी। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? नियति ने कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। आहान ने हमेशा से बस शनाए से प्यार किया है। अचानक से उसकी जिंदगी में तुम आ गई और शनाए की मौत हो गई। तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मयूरी ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा। तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। नियति ने कहा, परी शनाए की बेटी नहीं है, फिर भी आहान उसे क्यों पाल रहा है? मयूरी ने कहा, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। परी अचानक से उनकी जिंदगी में आ गई थी और शनाए की उसी वक्त मौत हो गई थी। ये बस एक इत्तेफाक था। जब से परी उनकी जिंदगी में आई है, तब से वो बहुत खुश रहने लगे हैं और अब तो वो शनाए को भूल रहे हैं। मयूरी ने ये बात बोल तो दी थी, पर वो नहीं जानती थी कि आहान शनाए को भूल रहा था या नहीं। ये सुनकर नियति हंसने लगी और उसने कहा, बेवकूफ लड़की, वो शनाया को नहीं भूला है। तुम परी का इतना ख्याल रखती हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि आहान तुमसे प्यार करता है तो ये तुम्हारा भ्रम है। नियति की बातें सीधा मयूरी के दिल पर लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जब मयूरी ने काफी देर तक कुछ नहीं बोला, तब नियति ने फिर से कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, आहान जानता है कि परी की माँ कौन है, और अगर वो वापस आ गई ना, तो आहान तुम्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देगा जैसे लोग दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। ये बात सुनते ही मयूरी ने कहा, चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये सब बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? गलत फहमी है तुम्हारी। नियति ने कहा, एक बार परी की असली माँ को आने दो, फिर देखना वो तुम्हें अपनी जिंदगी से कैसे निकालता है। नियति ये बात बोल रही थी क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी लड़की को ऐसा सुनकर बहुत बुरा लगेगा। नियति ने सोचा कि अगर वो ये बात बार बार बोलेगी तो मयूरी रोने लग जाएगी, पर मयूरी रोना तो दूर, आहान पर डाउट करने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसे आहान पर भरोसा था। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे मिस्टर रायजादा के खिलाफ कर सकती हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। नियति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर एक बार आहान की स्टडी टेबल की ड्रॉवर खोलकर जरूर देख लेना। वहाँ पर तुम्हें परी की असली माँ का फोटो दिख जाएगा। इस बात ने मयूरी के पूरे शरीर में आग लगा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो उसने बस सीधा फोन कट कर दिया। इसके बाद मयूरी ने अपने आप को शांत किया। आज उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो कुछ देर और सोना चाहती थी। उसने कंबल से खुद को ढका और सो गई। उसकी आंखें तो बंद थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। भले ही उसने नियति के सामने कुछ जताया नहीं, पर नियति उसके मन में हल्का सा शक पैदा करने में कामयाब तो हो ही गई थी। ये सब सोचते सोचते मयूरी को नींद आ गई। जब उसकी आंख वापस खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसे याद आया कि आहान उसके आसपास नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि आहान वहां पर काफी देर से आया होगा। मयूरी बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। अचानक से रूम का दरवाजा खुला और आहान अपनी मस्त चाल में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आहान को इस तरह अपने पास आता देख मयूरी उसे टेढ़ी नजरों से देखने लगी। आहान ने पूछा, उठ गई मिस मयूरी? मयूरी ने कंबल अपने सर पर ढका और कहा, नहीं, मैं अभी तक सो रही हूँ। आहान ने कहा, अब उठ भी जाओ, सुबह से दोपहर हो चुकी है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। उठ जाओ और कुछ खा लो, फिर चाहे दोबारा सो जाना। मयूरी ने मुंह बनाया और कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। आहान ने जब ये देखा तब उसने कहा, जल्दी उठ जाओ और खाना खा लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट सुनते ही मयूरी की आंखों में चमक आ गई और उसने उछलते हुए कहा, क्या गिफ्ट? क्या गिफ्ट ले आए हैं आप मेरे लिए? आहान ने कहा, हाँ मेरे पास गिफ्ट है, पर मैं वो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम कुछ खा लोगी। ये सुनकर मयूरी तुरंत तैयार हो गई और खाने की टेबल पर पहुंच गई। आज उसने देखा कि बहुत अच्छा इंडियन खाना बना था। डिशेस देखकर ही मयूरी के मुंह में पानी आने लग गया और ऊपर से उसे गिफ्ट की एक्साइटमेंट भी थी, इसलिए उसने आओ देखा ना ताव और सीधा खाने पर अटैक कर दिया। वो बहुत चाव से खाना खा रही थी और आहान उसे निहार रहा था। खाना खाने के बाद मयूरी ने कहा,
अब मेरा गिफ्ट लाइए। आहान ने अपने नौकर से कहकर गिफ्ट मंगवाया। मयूरी को लग रहा था कि आहान उसके लिए रिंग लाया होगा और उसे प्रपोज करने वाला है। वो उसे लग रहा था शायद अब उनके रिश्ते को कोई नाम मिलने वाला था। इस वजह से इस वक्त वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो देखना चाहती थी कि आहान उसके लिए कैसी रिंग लाया है। पर तभी उसे एहसास हुआ कि प्रपोजल के लिए वो जगह सही नहीं थी। उसने कहा, मिस्टर रायजादा, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ पर गिफ्ट लेना बहुत अजीब लगेगा। मयूरी नहीं चाहती थी कि उसका प्रपोजल झूठे बर्तनों के सामने हो। आहान ने कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों लिविंग रूम में चले गए। नौकर भी गिफ्ट लेकर वहां पर आ गया था। डब्बी देखकर मयूरी की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे ही आहान ने उसे गिफ्ट दिया, मयूरी ने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मयूरी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसमें एक ब्रोच था जो मयूरी ने बा के लिए पसंद किया था, पर नियति ने उसे ऑक्शन में खरीद लिया था। उसने कहा, आप मेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं? आहान ने कहा, हाँ, तुम क्या सोच रही थी? मयूरी के पास आहान के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब उसे लग रहा था जैसे उसने बहुत ही ज्यादा सोच लिया था। मयूरी ने कहा, अब मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। जैसे ही मयूरी वहां से जाने लगी, आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी कहाँ जल्दी है तुम्हें जाने की? तुम्हारी तो छुट्टी है ना, मेरी तो नहीं है ना। मैं काम करूं और तुम आराम करो, ये कैसे हो सकता? मयूरी ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी मैं काम करूं? आहान ने कहा, नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। आहान आज घर से काम करने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि मयूरी उसके साथ स्टडी रूम में ही रहे। उसने मयूरी को आनाकानी करने का कोई मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टडी में ले गया। आहान वहां पर अपने काम में बिजी था। मयूरी उसके पास बैठी हुई थी और लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी। ये देखकर आहान बीच बीच में मयूरी से राय ले रहा था और मयूरी भी सही ऑप्शन दे रही थी। दोनों काफी देर तक काम की बातें करते रहे। इसके बाद आहान अपने काम में बिजी हो गया और मयूरी बस उसके पास बैठी हुई थी। वो लगातार आहान को निहार रही थी। ये देखकर आहान ने कहा, क्या देख रही हो तुम? मयूरी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस वो ऐसे ही। मयूरी को लगा कि उसे इस तरह आहान को देखना सही नहीं है। उसने मन में सोचा, पता नहीं अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आहान ने भी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मयूरी को टेढ़ी नजरों से देखने लगा। अचानक वहां पर रिया आई और उसने कहा, आहान सर। इतना बोलकर वो रुक गई क्योंकि उसने देखा कि मयूरी भी वहां थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो गलत टाइम पर आ गई थी। रिया ने कहा, सॉरी, वो मैं बस ये बताने आई थी कि वर्धन सर की तरफ से मीटिंग कंफर्मेशन आ गया है। आहान ने कहा, ओके, अब तुम जा सकती हो। अब आहान का सारा ध्यान फिर से काम पर था और मयूरी उसे निहार रही थी। तभी अचानक से आहान का फोन बजने लगा। फोन आते ही वो वहां से चला गया। ये देखकर मयूरी को बहुत हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आहान उसके सामने कॉल पर बात करने के लिए बाहर गया हो। ये किसका कॉल था जिसके लिए आहान बाहर चला गया था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान और मयूरी स्टडी रूम में थे। आहान अपना काम कर रहा था और मयूरी उसे निहार रही थी। तभी आहान का फोन बजा और वो बात करने रूम से बाहर चला गया। ये देख मयूरी हैरान रह गई, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आहान के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगी। पर काफी देर के बाद भी आहान वापस नहीं आया था। वो उन्हें पढ़ते पढ़ते अब बोर होने लगी थी। तभी उसकी नजर आहान की टेबल पर रखी परी की फोटो पर गई। उसने अपने मन में कहा, ये वाइडो परी से कितना प्यार करता है ना। उसने यहाँ उसकी फोटो भी लगाई है। दोनों बाप बेटी बहुत क्यूट है सच में। इस फोटो में भी परी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इसके फीचर्स बिल्कुल वाइडो पर गए हैं, पर पता नहीं उसका चेहरा अपनी माँ से कितना मिलता होगा। परी की माँ। ये ख्याल आते ही मयूरी के कानों में नियति के शब्द गूंजने लगे। वो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, पर फिर भी वो हमेशा जानना चाहती थी कि परी की माँ आखिर है कौन और वो अपनी इतनी प्यारी बच्ची को छोड़कर क्यों चली गई। और फिर तब से लेकर अब तक उसने परी को देखने या उसके बारे में जानने की कभी कोशिश क्यों नहीं की। मयूरी यही सब बातें सोच रही थी कि तभी उसकी नजर स्टडी टेबल के ड्रॉअर पर पड़ी जिसके बारे में नियति कह रही थी। वो कुछ देर उसे देखती रही, पर फिर उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे उनके ड्रॉवर को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए। मैं डायरेक्ट इस बारे में उनसे बात करूंगी, पर वो तो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। मैं भी यहाँ बैठी बैठी अब बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। ऐसे खाली यहाँ नहीं बैठ सकती। उसकी नजर फिर उस ड्रॉवर पर आकर रुक गई। वो ड्रॉर लॉक नहीं था। उसके दिमाग में बार बार नियति के कहे शब्द गूंज रहे थे। यही सब सोचकर न जाने कैसे उसका हाथ अपने आप उस ड्रॉर पर चला गया, पर उसे वहां परी की फोटोज के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये देख वो थोड़ा रिलैक्स हो गई और मन ही मन नियति को कोसने लगी। वो उस ड्रॉर को बंद कर रही थी कि तभी उसकी नजर
कॉर्नर में पड़े एक पेपर पर पड़ी। उसे देख वो हैरान हो गई। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और देखने लगी। उस पर एक 19-20 साल की लड़की का पेंसिल से स्केच बना हुआ था। उस लड़की का चेहरा साइड से बनाया गया था, पर वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, पर तभी उसकी नजर उस लड़के के हाथ में पहनी रिंग पर गई। वो बिल्कुल वैसी थी जो कल आहान ने ऑक्शन में खरीदी थी। उसे देखते ही मयूरी के मुंह से निकला, अरे ये तो क्वींस रिंग है। वो अपने मन में सोचने लगी, अगर ये रिंग परी की माँ की है तो इसका मतलब आहान ने वो रिंग मेरे लिए नहीं खरीदी। ये सोच उसका चेहरा उतर गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। सिर्फ एक स्केच की वजह से वो आहान के लिए ये सब नहीं सोच सकती थी। और फिर ये जरूरी नहीं था कि उसने वो क्वींस रिंग इसलिए खरीदी है क्योंकि वो अब तक परी की माँ को भूल नहीं पाया है। मयूरी खुद को जैसे तैसे करके दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वो स्केच को लेकर स्टडी रूम के बाहर आ गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने आहान को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा, पर वो थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए वो उसे ठीक से सुन नहीं पा रही थी। आहान को भी नहीं पता था कि मयूरी उसे दूर खड़ा देख रही है। वो फोन पर रिया से बात कर रहा था। क्या तुमने लोकेशन पता लगा ली? दूसरी साइड से रिया ने कहा, हमने एंगेजमेंट प्रपोजल के लिए कई लोकेशन फाइंड की है। हमें वहाँ काफी वैरायटी मिली है। मैं सभी रिपोर्ट्स तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं खुद जाकर वहां चेक करूंगा। उसकी बात सुन रिया एक बार के लिए हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, सर कब से इतने छोटे छोटे कामों में पर्सनली जाकर देखने लगे? शायद ही मिस मयूरी को पसंद करने लगे हैं इसलिए। तभी आहान ने कहा, अच्छा, ऑफिस में वर्धन ने जो मीटिंग शेड्यूल की थी वो हो गई? उसके बारे में क्या अपडेट है? इस पर रिया ने कहा, सर वो मीटिंग हो गई और वर्धन सर ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। उन्होंने इस बारे में बाबू भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने आपको कॉल भी ट्राई किया था, पर आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। ओके। तभी रिया को कुछ काम याद आया और उसने कहा, सर मुझे आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट बताना है। हमारा जो आदमी परी की मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसे इस बारे में कुछ पता चला है। क्या हमें अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाहिए? उसकी बात सुन आहान के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसकी आंखों के सामने परी की बातें घूमने लगी जब वो फर्स्ट टाइम उसका पैर पकड़कर उसे डैडी बुला रही थी। अगर आहान ने उन लोगों का पता नहीं लगाया जिन्होंने परी को इस तरह उसके पास भेजा था, तो हो सकता है फ्यूचर में कोई परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और कोई भी अनजान औरत उसे ऐसे ही नहीं फंसा सकती थी। यही सब सोचकर उसने सीरियस टोन में कहा, किसी भी कीमत पर परी की माँ के बारे में पता लगाओ। यह आखिरी लाइन मयूरी ने एकदम साफ साफ सुनी थी। यह लाइन सुन वो वहां चम से गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और जल्दी से स्टडी रूम में जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार आहान की बातें ही घूमने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, मुझे लगता था कि मिस्टर रायजादा भी मुझे पसंद करने लगे हैं, पर शायद ये मेरी गलतफहमी है। क्या नियति ने मुझे जो कहा वो सब सच था? तो फिर हमारे बीच में ये सब क्या हो रहा है और क्यों? मयूरी फिर से स्केच पर बनी उस लड़की की तरफ और उसके रिंग की तरफ देखने लगी। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, मुझे लगा था कि मिस्टर रायजादा मुझे ऑक्शन में उस रिंग की वजह से लेकर गए थे, पर वो तो अब परी की मॉम को ढूंढ रहे हैं। तभी उसने आहान के कदमों की आवाज सुनी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में उससे कुछ भी पूछ सके। उसने जल्दी से वो स्केच ड्रॉअर में रख दिया। तभी आहान ने वहां आकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? इतना कहकर वो मयूरी के करीब आकर उसका सिर सहलाने लगा। उसे ऐसा करता देख मयूरी सोचने लगी, क्या सच में मुझे ये पसंद करते हैं? उसने सीधा उसी से पूछ लिया, मिस्टर रायजादा, मैं आपको अच्छी लगती हूँ? उसकी बात सुन आहान को हंसी आ गई। वो उसकी बातों को मजाक में लेते हुए बोला, किसने कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो? इस पर मयूरी ने कहा, तो जब मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे साथ वो सब क्यों करते हैं? क्या करता हूँ? वो सब। मयूरी बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी आहान उसके पास आगे आकर बोला, वैसे अगर तुम्हें वो सब नहीं पसंद तो ठीक है, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। मैं ऐसा कर लूँ ना? मयूरी ने अचानक ही गुस्से से कह दिया, कभी सोचना भी मत। वो इस वक्त मन ही मन बहुत दुखी थी और ड्रॉअर में रखे उस स्केच के बारे में सोच रही थी। क्या मिस्टर रायजादा को जब भी परी की माँ की याद आती है तो वो इस स्केच को निकाल कर देखने लगते हैं? शायद वो उन्हें अभी तक भूल नहीं पाए, इसलिए वो हर हाल में उन्हें ढूंढना चाहते हैं। पर क्या इन्होंने कभी सोचा है कि परी की माँ के मिलने के बाद मेरा क्या होगा? इनका मुझे नहीं पता, पर मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या मुझे हमेशा के लिए मेरे इस खड़ूस बाड़ों को छोड़कर जाना पड़ेगा? अगर ऐसा सच में हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब इनके साथ बिताने के लिए बहुत कम टाइम बचा है।
जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसने आहान को कसकर हक कर लिया। उसे इतना घबराया हुआ देखकर आहान ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो अपने मन में सोचने लगा, ये ऐसा अचानक क्या हो गया? मैं भी बस एक फोन कॉल ही तो रिसीव करने गया था, इतनी सी देर में ये इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही है? उसने मयूरी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आहान उससे कुछ पूछता था, उससे पहले ही मयूरी ने उसके होठों पर किस कर दिया। ये देख आहान हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या। फिर मयूरी ने उसे कसकर गले लगा लिया। वो काफी देर तक उसे गले लगाए हुई थी। इस वक्त आहान ने उसे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो ऐसे ही काउच तक ले गया उसे। मयूरी को आहान से दूर जाने के नाम से अपने प्यार का एहसास हो गया था। अभी तक जो मयूरी खुद से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, आज उसने मान लिया था कि वो आहान से प्यार करने लगी है। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। कुछ देर बाद उसे ऐसे आहान की बाहों में ही नींद आ गई। आहान ने उसे उसके रूम में ले जाकर सुला दिया। वो उसे काफी देर तक देखता रहा। वो बीच बीच में कुछ बोल रही थी, पर आहान को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने मन में सोचा, इसे आखिर हुआ क्या? कहीं ये मुझसे इस बात को लेकर नाराज तो नहीं है कि मैं इसे रिंग की जगह अप्रोच देती? ये लड़की भी बिल्कुल पागल है। रिंग लेने के बाद उसे शाइनिंग के लिए भी तो आगे भेजना पड़ता है। अगर मैंने ऐसे ही इसे वो रिंग दे दी तो इसके लिए तो कोई सरप्राइज ही नहीं रहता। आहान भी मनी मन ये मान चुका था कि वो मयूरी को पसंद करने लगा है। उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था। यही सब सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले दिन जब मयूरी नींद से जागी तो उसे काफी लेट हो चुका था। उसे उठते ही आहान का ख्याल आया। उसने स्टडी रूम में जाकर देखा, पर वो वहां नहीं था। तभी नौकर ने उसे आकर कहा, मयूरी मैडम, वो अभी अभी परी बेबी के स्कूल से फोन आया था। उन्होंने बताया कि बेबी की किसी से लड़ाई हो गई है। उनके मम्मी पापा में से अभी किसी को वहां आने को कहा है, पर साहब तो अभी अभी किसी जरूरी काम से ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उसकी बात सुनते मयूरी ने अपना बैग लिया और वहां से जाने लगी। पर तभी नौकर ने उससे कहा, क्या हमें साहब को इस बारे में बताना चाहिए? मयूरी ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले वहां जाकर मैं वहां की सिचुएशन देख लेती हूँ। आहान ने उसे कहा था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, पर अगर वो अचानक से ऑफिस के लिए निकल गया है तो इसका यही मतलब है कि वो ऑफिस में बहुत जरूरी काम के लिए गया है। इसलिए उसे इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं होगा। यही सोच वो जल्दी से कार में बैठ गई और ड्राइवर को परी के स्कूल चलने को कहा। कुछ देर बाद मयूरी ने अपना फोन चेक किया। परी की टीचर ने उसे आधे घंटे पहले फोन किया था, पर वॉशरूम में होने की वजह से उसने फोन नहीं उठाया था। उसे परी की बहुत टेंशन हो रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी, परी तो बहुत अच्छी बच्ची है और सबका कहना भी मानती है। वो किसी भी बच्चे को मार ही नहीं सकती। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम, आगे ट्रैफिक जैम है, हमें यहाँ से निकलने में काफी वक्त लग सकता है। स्कूल थोड़ी ही दूर था। मयूरी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, कार को साइड में रोक दीजिए, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। मयूरी के कहने पर ड्राइवर ने कार साइड में रोक दी और फिर वो अपना बैग उठाकर कार से उतर गई। वो जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी कदम रखते हुए चल रही थी। जैसे ही वो स्कूल एंट्रेंस पर पहुंची, उसे टीचर ने देखते ही कहा, आप अकेली क्यों आई है मिसेस रायजादा? परी के टीचर्स को यह लगता था कि मयूरी परी की माँ है। जल्दी चलने की वजह से मयूरी बहुत हाँफ चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। कुछ देर रुककर उसने कहा, परी कहाँ है? टीचर ने कहा, अभी तक उसकी क्लास के बच्चे बाहर नहीं आए हैं, आप अंदर जाकर देखिए, वो वहीं पर होगी। उसकी बात सुन मयूरी जल्दी से अंदर गई। आहान चाहता था कि परी एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए स्कूल में सबको ये नहीं पता था कि परी दाहान रायजादा की बेटी है। मयूरी अपना आई कार्ड दिखाकर क्लासरूम में आई, पर तभी उसे एक लेडी की गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, आपके स्कूल को मुझे जवाब देना ही होगा। मैंने अपने बच्चे को आपके स्कूल में भेजा, पर आप उसका जरा भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आखिर उसे किसी ने कैसे मारा? मैं आपको कह देती हूँ, मैं इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने दूंगी। जिस भी शैतान बच्चे ने मेरे बेटे को मारा, उसे तो सजा मिलकर रहेगी। मैम, आपको गलतफहमी हुई है, उस औरत ने टीचर की बात को बीच में काटते हुए कहा। कैसी गलतफहमी? क्या आपको मेरे बच्चे के चेहरे पर चोट दिखाई नहीं देती? अगर मैं आपके साथ भी ऐसे ही करूं और फिर आपसे कहूं कि आपको गलतफहमी हुई है, तो आप क्या करेंगी? वो औरत इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने टीचर को भी भला बुरा कह दिया था। यह देख मयूरी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी नजर घुमाकर परी को देखा तो वो एक टेबल के पास डरी हुई बैठी थी। उसका छोटा सा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। ये देख मयूरी को गुस्सा आने लगा। क्या करेगी मयूरी ये सब सुनने के बाद? कौन है परी की माँ? क्या आहान और मयूरी कभी एक हो पाएंगे?
जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मयूरी जब परी की क्लास में पहुंची तो एक औरत बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, और जब उसने परी को देखा तो वो एक टेबल पर उदास सी बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। ये देख मयूरी को गुस्सा आ गया। वो परी की ओर जाने लगी, पर तभी उसे पीछे से टीचर की आवाज सुनाई दी। परी बहुत अच्छी बच्ची है। उसने आज तक न तो किसी को मारा है और न कभी परेशान किया है। साहिल ही उसके बाल खींच रहा था और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कहने लगा कि परी की मॉम नहीं है और उसे कोई प्यार नहीं करता। ये सुनकर परी परेशान हो गई और उसकी बात सुन मयूरी के कदम वहीं रुक गए। तभी वो औरत फिर बोली, ओ तो ये बात है, इस नालायक बच्ची की माँ नहीं है, इसलिए इसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। उसकी बात सुन परी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, परी नालायक बच्ची नहीं है और आप मेरी मम्मा को कुछ मत कहिए। आवाज सुन उस औरत ने मुड़कर देखा और परी को घूरते हुए बोली, अच्छा, अगर तुम्हारी माँ है तो उसे यहाँ लेकर आओ। फिर साहिल उसके पास भाग कर गया और मुंह बनाते हुए कहने लगा, क्या हुआ, उन्हें यहाँ नहीं ला सकती ना, क्योंकि तुम्हारी तो कोई माँ ही नहीं है। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। उन लोगों की बात सुनकर मयूरी ने जल्द से परी के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। उसने कहा, किसने कहा कि परी की कोई माँ नहीं है? मैं हूँ इसकी माँ। मयूरी की बात सुन साहिल डर कर अपनी मम्मी के पीछे छिप गया। तभी मयूरी ने परी के आंसू पोंछते हुए कहा, परी बेटा सब ठीक है, ऐसे रोते नहीं है, सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम तो अपने डैडी और मम्मी की प्यारी सी प्रिंसेस हो। फिर मयूरी उन माँ बेटे की तरफ घूरने लगी। उसे इस तरह खुद की ओर देखता हुआ देखकर उसने थोड़ा संभलते हुए कहा, अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम मुझे जवाब दो कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को क्यों मारा। इतना कहकर वो मयूरी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर वो अपने मन में सोचने लगी, इतना सुंदर होने का क्या फायदा, ना कोई ब्रांडेड कपड़े ना मेकअप। इतने बड़े स्कूल में बेटी को पढ़ाती हो, कम से कम थोड़ा बहुत मेकअप तो करा के आती। कैसे सारा चेहरा पसीने में भरा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पैदल चलकर स्कूल आई है। लग ही नहीं रहा कि कोई अच्छी फैमिली से है। कोई महंगी ज्वेलरी भी नहीं पहन रखी। पता नहीं कैसी कैसी औरतें होती है, लो मिडिल क्लास कहीं की। मयूरी को कंगाल समझ उस औरत ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए बहुत ही घमंड के साथ कहा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा बेटा प्रताप फैमिली का इकलौता वारिस है। उसे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि हॉस्पिटल से चेकअप करवाना होगा। पता है कौन से हॉस्पिटल जाते हैं हम? हाँ, और हमारे फैमिली डॉक्टर कौन है? उसकी बात सुन परी और भी ज्यादा डर गई और मयूरी के कसकर गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं मारा सुंदर दीदी। वो शैतान बच्चा ही मुझे परेशान कर रहा था। उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू देखकर मयूरी का दिल पिघल गया। वो मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ कि मिस्टर रायजादा यहाँ नहीं आए। अगर वो इस वक्त यहाँ होते तो पता नहीं गुस्से में इस औरत के साथ क्या क्या कर बैठते। फिर वो उस औरत के पास आई और बोली, आपने सुना ना, मेरी बेटी ने किसी को नहीं मारा, बल्कि आपका बेटा ही उसे परेशान कर रहा था। इसलिए माफी मेरी बेटी को नहीं बल्कि आपके बेटे को इससे माफी मांगनी चाहिए। वो औरत हैरान होकर मयूरी से बोली, कोई बच्चा किसी को मारने के बाद ये क्यों कहेगा कि उसने उसे मारा है? क्या आप देख नहीं सकती कि मेरे बेटे को सर पर कितनी चोट लगी है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम जानती नहीं हो हम कौन है। ये कहकर वो औरत अपने मन में सोचने लगी, अब देखते हैं कैसे नहीं झुकती है। पर मयूरी बिना डरे वहाँ खड़ी रही। फिर उसने बिना उस औरत की तरफ देखे टीचर की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। क्लासरूम में कैमरा लगे होंगे। क्या हम सच जानने के लिए सीसीटीवी कैमरास चेक कर सकते हैं? ये सुन टीचर तुरंत मान गई। उसने कहा, मैंने सीसीटीवी फुटेजेस लाने के लिए पहले ही कह दिया है। कुछ ही देर बाद एक दूसरी टीचर लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज लेकर क्लास में आई। उसे देखने पर साफ पता लग रहा था कि साहिल परी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाल खींच रहा था। उसके बाद वो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके परी को चिढ़ाने लगा। जब परी परेशान होकर टीचर से शिकायत करने के लिए जाने लगी तो सब बच्चे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। और उसी वक्त साहिल टेबल से टकराकर अपने आप नीचे गिर गया। उसका सिर कुर्सी से टकरा गया, जिस वजह से उसे चोट लगी थी। वीडियो देखने के बाद मयूरी गुस्से से इस औरत की तरफ बढ़ी और बोली, क्या नाम बताया था आपने? हाँ, मिसेस प्रताप। तो बताइए, माफी किसे मांगनी होगी, आपके बेटे को या परी को? मयूरी के मुंह से अपना नाम इस तरह सुनकर वो हैरान रह गई। उसे अभी भी यही लग रहा था कि मयूरी की उसके सामने कोई औकात नहीं है। उसने घमंड में कहा, भले ही तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को धक्का नहीं दिया, पर लगा तो उसी की वजह से है ना।
ये लड़की दिखती छोटी सी है पर बहुत शातिर है। अभी इस लड़की का ये हाल है, पता नहीं बड़ी होकर क्या करेगी। उसकी बात सुन मयूरी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने परी को नीचे उतारा और उस औरत का कॉलर पकड़ लिया। फिर उस औरत पर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा तुमने अभी अभी? फिर से कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी को ये सब कहने की? मयूरी का ये रूप देख वो औरत घबरा गई। तुम क्या क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे हस्बैंड प्रताप इंडस्ट्री के सीईओ हैं और हम शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मेरे हस्बैंड तुम पर केस कर देंगे, तुम बैंकरप्ट हो जाओगी। उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, प्रताप फैमिली? हाँ प्रताप फैमिली, बिल्कुल सही सुना तुमने। क्या हुआ, अब डर लग रहा है ना? अगर तुमने अभी भी मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगी तो मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर कहूंगी कि वो तुम्हारी बेटी को यहाँ से निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो उसे फिर किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अपनी बात पूरी करके उसकी नजर अपने सामने खड़े प्रिंसिपल पर गई। उसे देख उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, प्रिंसिपल सर, मैं यहाँ हूँ, आप प्लीज इस पागल लड़की को यहाँ से ले जाइए। उस औरत को लग रहा था कि प्रिंसिपल इसकी साइड लेने आए थे। यही सोच वो मयूरी का हाथ पकड़कर उसे प्रिंसिपल के सामने ले आई और बोली, ये दोनों माँ बेटी बहुत बड़ी झूठी हैं सर, आपको इन दोनों को स्कूल से बाहर निकालना ही होगा। उसकी बात सुन प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया। भले ही बाकी लोगों को परी की आइडेंटिटी का पता ना हो, पर वो इस बारे में अच्छे से जानते थे और इन सब में वैसे भी परी की कोई गलती नहीं थी। शनाया ज्वेलर्स की तरफ से इस स्कूल को बहुत सारा डोनेशन मिलता था। अगर आज के इस मैटर के बारे में आहान को पता लग गया तो प्रिंसिपल की तो जॉब ही चली जाएगी। ये सब सोचकर उनका गला सूखने लगा। वो उस लेडी की तरफ घूर कर देखने लगे। उन्होंने कहा, मैंने ऑलरेडी ये सीसीटीवी फुटेजेस देख ली है और इसे देखने पर साफ पता लग रहा है कि सारी गलती आपके बच्चे साहिल की है। अगर आपने परी और उसकी फैमिली से सॉरी नहीं कहा तो आपके ऊपर स्कूल के डिसिप्लिन तोड़ने का चार्ज लगाया जाएगा। ये सुन उस औरत ने गुस्से से मयूरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर क्या आप उल्टा नहीं कर रहे? आपको हमें नहीं, इन्हें स्कूल से बाहर निकालना है। प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, वैसे इस वक्त मैं आपको स्कूल से बाहर निकालना चाहता हूँ। आपका बिहेवियर हमारे स्कूल की इमेज और रेपुटेशन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको और आपके बेटे को इस वक्त स्कूल से निकालता हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इन्होंने उस औरत को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उन्हें बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी बुला दी। फिर वो मयूरी की तरफ जाकर बोले, मैम आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। उसकी बात सुन मयूरी ने सीरियस होते हुए कहा, मैं भी इस मैटर को ज्यादा खींचना नहीं चाहती सर। आई होप परी के साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो उसके बाद मयूरी भी बिना आगे कुछ कहे परी को वहां से ले गई। उनके बाहर आने तक ड्राइवर भी कार स्कूल एंट्रेंस पर लेके आया था। मयूरी परी के साथ कार में बैठी और उससे बोली, परी सब ठीक है, जब तक तुम्हारी प्यारी दीदी तुम्हारे साथ है मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। उसकी बात सुन परी ने जल्दी से कहा, आपका मतलब प्यारी मम्मा? उसकी बात सुन मयूरी हैरान रह गई, पर तभी परी ने उससे फिर से कहा, मुझे डर लग रहा है प्यारी मम्मा, आप मुझे अच्छे से हक करो। उसकी बात सुन परी के मन में उस लड़की का स्केच और आहान की फोन पर हुई बातें घूमने लगी। उसने परी की तरफ देखकर कहा, परी क्या तुम्हें कभी अपनी मम्मा की याद नहीं आती? परी उसकी गोद में बैठी उसके कपड़ों से खेल रही थी। उसकी ये बात सुन वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसके गले लगकर बोली, मुझे तो बस यही प्यारी मम्मा चाहिए। उसकी बात सुन मयूरी दंग रह गई। उसका दिल भर आया और उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए उस छोटी सी परी को कसकर अपने गले लगा लिया। फिर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोली, ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे डैडी भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। कुछ देर में वो लोग राजदादा मेंशन आ गए। घर आकर परी अपना पेकी टॉय लेकर सो गई और उसे सुलाकर मयूरी उसकी फोरहेड पर किस कर वहां से जाने लगी। पर तभी उसने देखा कि परी ने उसकी शर्ट पकड़ रखी है। परी को जैसे ही पता लगा कि मयूरी वहां से जा रही है तो उसने उठकर कहा, प्यारी मम्मा। परी बेटा मैं यही हूँ। उससे इतना बोल मयूरी मन ही मन खुद से बोली, दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं और अब तो परी को देखकर साफ पता लगता है कि ये बिल्कुल उस वाइडो पर ही गई है। पर जैसे ही उसे आहान की बात याद आई उसका दिल बैठ गया। वो परी के रूम में उसके साथ लेटे आंख बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों के सामने आहान का चेहरा आ रहा था। सभी ने आहान की बाहरी साइड देखी थी जिसे बहुत गुस्सा आता था। किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, एकदम कठोर और सख्त। पर सिर्फ उसकी इमोशनल साइड को मयूरी देख पाई थी। वो उससे नाराज होता था और उसकी केयर करता था।
उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा हो जाता था। उसे दूसरों के साथ देखकर जेलस फील करने लगता था। मयूरी को ये लगने लगा कि आहान के दिल में उसके लिए खास जगह है, पर उसे ये नहीं पता था कि आहान ने वो स्पेशल जगह किसी और को पहले ही दे दी थी। मयूरी ने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर परी को कसकर गले लगाकर उसके साथ ही सो गई। अगली सुबह मयूरी जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। जैसे ही वैशाली ने उसे देखा, वो उसके पास आई और बोली, मिस मयूरी, क्या आपने आज का शेड्यूल देखा? मैंने आपको कल मेल किया था। उसकी बात सुन मयूरी ने जल्दी से अपने केबिन में जाकर मेल चेक किया। कल वो परी के साथ इतना बिजी हो गई थी कि वो अपना मेल चेक करना ही भूल गई। मेल चेक करने पर उसे पता लगा कि वहां एक हेल्थ चेकअप के लिए रिमाइंडर आया हुआ था। शनाया ज्वेलर्स हर साल अपने एम्प्लॉय का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाती थी। उसे यहाँ आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उसे इस बारे में पता नहीं था। वैशाली ने उसके पास आकर उसे याद दिलाया, मैंने सभी एम्प्लॉय को नोटिस भेज दिया था। क्या आप अभी हॉस्पिटल के लिए जाएंगी? मैं आपका अभी का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। अभी से पहले सुजली उसकी हेल्थ चेकअप में हेल्प करती थी। इस बार वो पहली बार किसी कंपनी की तरफ से हेल्थ चेकअप के लिए जाने वाली थी। मयूरी ठीक 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गई। क्योंकि वो मैनेजर थी, इसलिए उसका नंबर बाकी एम्प्लॉय से पहले आ गया था। अपने सभी चेकअप करवाने के बाद वो डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट्स भी आ गई थी, पर रिपोर्ट्स देखने के बाद अचानक डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें ऐसे देखकर मयूरी ने उनसे पूछा, डॉक्टर, क्या कोई प्रॉब्लम